प्री नोट्स कह सकते हैं, मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट करना चाहूंगा। मैंने अपने पार्ट के लिए, लाइक वी आर 3 स्पीकर्स ओवर हियर टू कवर द एंटायर टॉपिक, और मैंने पर्सनली अपने पार्ट के लिए कोई स्लाइड्स प्रिपेयर नहीं की। द रीजन इज कि मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो कॉल के थ्रू आप सबसे इंटरेक्ट करूं, एंड दिस सेशन विल बी एज इंटरेक्टिव एज वी कैन मेक इट। तो आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आप सब मुझे रिस्पॉन्ड करें, और फील फ्री टू इंटरप्ट मी, बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे हैं, हम होपफुली सेशन के एंड पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप सेशन के दौरान भी पूछना चाह रहे हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। इट्स मेंट टू बी अ कन्वर्सेशन एंड इट्स मेंट टू बी अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो अब जैसे कि हमारा मेन एजेंडा है, मैं पहले इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सो बेसिकली हम लोग इसमें टारगेट ये कर रहे हैं कि एज दी टाइटल सेज हाउ टू अर्न ऑनलाइन, बेसिकली 3 मेन पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग इस वर्कशॉप में कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज अ केस स्टडी अबाउट फ्रीलांसर सक्सेस। ठीक है, इसका मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा इंस्पायर करना, आप लोगों को बताना कि बीइंग अ फ्रीलांसर बाय अर्निंग ऑनलाइन आप लोग किस हद तक आगे जा सकते हैं, एंड हाउ सक्सेसफुल इट कैन बी एज अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल करियर। और क्या वाकई फ्रीलांसिंग ऐसी चीज है जिसको आप अपनी कन्वेंशनल जॉब को रिप्लेस करके एज अ फुल टाइम करियर ले सकें। और दूसरा पार्ट ये है कि फॉर बिगनर्स आउट देयर, और इवन जो लोग बिगनर्स नहीं हैं, जो लोग ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी कि आपके पास क्या ऐसे स्टेप्स होने चाहिए, आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए अपने आप को इस डायरेक्शन में मेंटेन रखने के लिए, और एक अपने आप को इस तरीके से लेके चलने के लिए कि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और आप जल्दी से जल्दी अपने आप को एस्टैब्लिश कर सके। एंड द थर्ड एंड another a very major part of this session will be about the skills that you can actually use to earn online, जिसमें हमारे पास SEO है, वर्डप्रेस है, इलस्ट्रेटर। हम इन तीनों चीजों को इंशाल्लाह इतनी डिटेल में कवर करेंगे कि आप इसके बाद इसको मजीद स्टडी कर सकें। So that's for the agenda, and I hope everything is clear till now. कोई सवाल किसी के पास, कोई चीज? हेलो? No sir, no question. ऑलराइट, परफेक्ट। थोड़ा सा बीच में इंटरेक्ट करते रहना, मुझे ऐसा लगेगा, वरना मैं शायद अपने आप पे बात करूं, या शायद हो सकता है मेरी आवाज ना आ रही और मैं बात करता चला जाऊं। Talha, till now Okay. everything is great. ऑलराइट, परफेक्ट परफेक्ट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पॉइंट नाउ। पहला पॉइंट हमारे पास जो है केस स्टडी का, मैं उसके साथ अपने सेशन को स्टार्ट करूंगा। एंड बिफोर आई एक्चुअली डिस्कस द केस स्टडी, एक रियल लाइफ स्टोरी है बेसिकली फ्रीलांसिंग के ऊपर, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। तो उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आप सबसे। जस्ट इमेजिन अगले कुछ अरसे में, लेट्स से इन फ्यू वीक्स या शायद कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, आप फ्रीलांसिंग से ऑनलाइन अपने पहले $1000 अर्न करते हैं, लेट्स से। तो मैं ये सुनना चाहूंगा आप लोगों से कि आप उन पहले $1000 का क्या करेंगे, लाइक किस तरीके से खर्च करेंगे, बचाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे उसका? Invest them. फिर से बताइएगा हुसैन। I'll invest them or just hire more guys with myself, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा काम ले सकूं। मेरे साथ बंदे ज्यादा होंगे तो काम भी ज्यादा आएगा। परफेक्ट परफेक्ट। तो कोई आइडिया था इन्वेस्टमेंट के आपके पास? अब फॉर एग्जांपल मैं आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, तो अगर मुझे ज्यादा डेटा मिलेगा तो अगर अकेला मैं करूंगा तो मुझ पे बर्डन ज्यादा होगा। व्हाई नॉट वो जो $1000 मैंने अर्न किए हैं तो 3-4 मैं और हायर करके उनके साथ शेयर कर लूंगा। I'll keep my share and give them the percent they deserve. पूरा कहते हैं ना, माशाल्लाह से पूरा बिजनेस किस्म का माइंडसेट है आपका, एंड दैट्स व्हाट वी नीड एक्चुअली। अच्छा, तो अब्दुल रहमान ने कहा है इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। नाइस यार, लाइक स्टॉक मार्केट एक्चुअली दैट इज अ रियली इंटरेस्टिंग पार्ट। मैं खुद भी इसको थोड़ा सा स्टडी करने के बारे में प्लान करूंगा आज। अच्छा जी, मोइज जुबैर फ्रेम कराऊंगा। हाँ, ये तो डेफिनेटली अपनी पहली कमाई तो बाकी फ्रेम कराने का दिल करता है, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा,
अशमल फातिमा इन्वेस्टमेंट माज अहमद पे 4 सेमेस्टर फीस। यस, इसके बारे में हम केस स्टडी में बात करेंगे, पे 4 सेमेस्टर फीस इंशाल्लाह। ऑल राइट, इन्वेस्ट इन स्टार्टअप, ऑल राइट। और कुछ अच्छा, तलहा अमजद, दैट्स अ ग्रेट अप्रोच यार तलहा। लाइक फर्स्ट अर्निंग वाज 15K and I started an online business, interesting। I'll buy gear for photography, ठीक है जी। build my brand, cool। तो यानी ज्यादातर लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि शायद उसको री इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में, यहाँ पर हैप्स उसको कोई नया स्टार्टअप बिल्ड करने में लगेंगे। ऑनेस्टली दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग। और यही वो अप्रोच है जो कि आपको एक बहुत जबरदस्त बिजनेस या फिर एक कहते हैं ना लॉन्ग टर्म करियर दे सकती है फ्रॉम फ्रीलांसिंग। और इसके बारे में भी इंशाल्लाह थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो अब आते हैं केस स्टडी की तरफ। अच्छा, तो एक्चुअली केस स्टडी में आपको जिस दैट्स ए रियल लाइफ स्टोरी, और मैं आपको जिस बंदे की स्टोरी सुनाऊंगा जिसकी केस स्टडी है, ही he was also a university student basically। ठीक है, आपके और मेरी तरह ही आई बिलीव यहाँ पे काफी सारे लोग यूनिवर्सिटी से ही हैं, और इसलिए मैंने ये स्टोरी चूज की है ताकि हम सब के लिए ज्यादा रिलेटेबल हो। और अब सिचुएशन ये है कि यूनिवर्सिटीज में हमें पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, और इवन जो प्रिविलेज भी होते हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक ये डिजायर होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का। दे लाइक हैव दिस स्पिरिट, क्या आप कह सकते हो कि हमें अपने पेरेंट्स से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लेना है, हमें कम से कम एक आधे सेमेस्टर की फीस खुद देनी है, या लेट से हमें कहीं पे इन्वेस्ट करना है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर स्पिरिट पाया जाता है, एंड ऑनेस्टली दैट्स अ ग्रेट थिंग। यही वो चीज है जो हमारे पाकिस्तान को ओवरऑल फ्रीलांसिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट बनाती है। तो ये स्टोरी भी कुछ इसी तरह की है। द डिफरेंस बीइंग कि जिस स्टूडेंट की स्टोरी है, ही वाज नॉट फ्रॉम अ डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, इनफैक्ट वो एक बहुत ही आप कह सकते हैं वेल ऑफ बैकग्राउंड से था, बट अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम ही जॉइंड दिस यूनिवर्सिटी, पहले साल के अंदर अंदर ही, क्योंकि लाइक हिज फादर बीइंग द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, लाइक द ओनली ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, अनफॉर्चुनेटली उसके फादर की जॉब खत्म हो गई जब टाइम पे उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। तो here he had his first month of first semester, and on the other hand, a major financial crisis was waiting for him। अब ऐसी सिचुएशन में अब नॉर्मली होता ही है कि जब आप एक जॉब वाले बैकग्राउंड से रहे हो शुरू में, और अचानक से ऐसी की सिचुएशन आ जाए, तो नॉर्मली इसको हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। रीजन बीइंग कि एक वाहिद सोर्स ऑफ इनकम थी, और इतने अरसे में जॉब के बाद आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी उसी के ऊपर देख रहे होते हैं यार कि बस ठीक है, अच्छी जॉब चल रही है, नो नीड टू स्ट्राइव फॉर एनी फर्दर थिंग, आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। और जब आपको फौरी तौर पे ऐसे कंफर्ट जोन से जोड़ के निकाला जाए, तो दी कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी डिजास्टर्स, आपको समझ में नहीं आता आप क्या करें। तो बहरहाल कुछ ऐसी सिचुएशन थी। पहले 2 साल तो बहरहाल जो सेविंग्स थी गुजारा हो गया, यूनिवर्सिटी की फीस भी निकल गई जैसे तैसे स्ट्रगल करते करते, लेकिन एज सच कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना। अब स्टूडेंट की सिचुएशन ये थी कि बाय द टाइम ही वाज इन लाइक एंड ऑफ हिज सेकंड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा एक्टिव था, एक्स्ट्रा करिकुलर्स हर जगह टांग अड़ाई हुई, हर जगह एकेडमिक्स में बहुत अच्छा, कंप्लीट ऑलराउंडर पर्सनैलिटी। बाय द टाइम ऑफ सेकंड ईयर के तकरीबन वेकेशन में आप कह सकते हैं, समर्स में, the savings of the family were almost completely exhausted। पीछे कुछ था नहीं, like barely the family just had a backup of 2 months or so। ठीक है, और अगले जो 5th सेमेस्टर था, 3rd ईयर स्टार्ट था, उसकी भी जाहिर सी बात है सेमेस्टर फीस भी थी, समर वेकेशन थी साथ ही उसके फौरन बाद। और जो सिचुएशन थी उसमें लाइक देयर वाज एक्चुअली नो होप कि अगले 2 महीने बाद क्या हो सकता है। अब इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आपके पास किसी किस्म का कोई सपोर्ट ना हो, ना ही आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए, ना पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, और ना ही आपके फैमिली के लिए, तो यू कैन परहैप्स आप में से कुछ लोग शायद इस बात को रिलेट कर सके। तो इस तरह की डेस्परेट सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? लाइक बीइंग ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, फुल टाइम जॉब भी नहीं की जा सकती, पार्ट टाइम जॉब का हमारे यहाँ कोई ट्रेंड है नहीं,
और जॉब के बारे में तो सोचना ही, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी के अंदर। तो अब यहाँ पे आती है फ्रीलांसिंग वाली बात। स्टूडेंट ने उस टाइम के ऊपर ये डिसीजन लिया कि ही वुड बी गोइंग टू फ्रीलांसिंग। ठीक है, पहले भी थोड़ा सा बैकग्राउंड था फ्रीलांसिंग में, लेकिन कभी इस लेवल का नहीं था कि उस फ्रीलांसिंग से पूरी फैमिली को सपोर्ट किया जा सके, अपनी एजुकेशनल फीस को, सेमेस्टर फीस को दिया जा सके, या कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी शॉर्ट टाइम पर उठाई जा सके। तो इस डिसीजन के साथ ऑब्वियसली देयर केम अ लीप ऑफ फेथ, और साथ ही साथ अब इसको स्केल अप करना था। तो स्केल अप करने के लिए ही टर्न टू सम ऑनलाइन रिसोर्सेज। वहां पर what he came across was a course, like a very, कहते हैं ना, वेल मार्केटेड कोर्स, जो कि कोई तकरीबन अराउंड $1,500 का सेल हो रहा था, एंड दैट कोर्स एक्चुअली प्रॉमिस्ड अ 6 फिगर सैलरी फ्रॉम फ्रीलांसिंग। इस तरह के कोर्सेज में पता है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है, जब आप इस तरह के कोर्सेज के टेस्टिमोनियल्स पढ़ते हैं ना, उनके रिव्यूज पढ़ते हैं, आपको ऐसा लगता है कि शायद इससे ज्यादा बेहतरीन चीज और कोई नहीं है, एंड यू शुड जस्ट इन्वेस्ट ऑन स्पॉट। आपको दूसरी चीज सोचनी नहीं चाहिए इस बारे में। लेकिन $1,500 इटसेल्फ, लाइक कहते हैं ना हमारे यहाँ, लाइक अगर आप पाकिस्तानी, मेरे ख्याल से तकरीबन लगभग, हाँ, 2.5-3 लाख रुपए बनते हैं लगभग। अब इतनी निफ्टी अमाउंट का कोर्स अफोर्ड करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। बट बहरहाल व्हाट ही डिड वाज दैट उसने अपने पुराने एक्सपीरियंस को थोड़ा सा साथ लिया, और उस कोर्स के टेस्टिमोनियल्स को पढ़ा। जो कोर्स का ऑनर था, जो मेन ट्यूटर था, उसकी वेबसाइट देखी, उसका ब्लॉग देखा, कुछ कंटेंट ब्लॉग से, और जो टेस्टिमोनियल्स जिन लोगों ने दिए हुए थे उनकी ऑनलाइन प्रोफाइल्स, फाइवर पे, अपवर्क पे जाके उसकी सारी सब प्रोफाइल स्टडी की। नाउ दी अप्रोच वाज कि उसने, जो इंस्ट्रक्टर था, उसके ब्लॉग में आइडियाज को और इन प्रोफाइल्स को स्टडी करके वो की पॉइंट्स निकाले, जो कि आप कह सकते हैं कि उन सारी प्रोफाइल से कॉमन थे वो चीजें। लाइक ही एक्चुअली ट्राइड टू कनेक्ट दी डॉट्स के अच्छा, इसको अगर ये चीज ब्लॉग के अंदर लिखी हुई है और ये कॉमन फीचर तकरीबन सारी प्रोफाइल्स के अंदर है, तो अगर इन दोनों को कंबाइन करके अप्लाई किया जाए तो ये रिजल्ट मिल सकते हैं हाइपोथेटिकली। And it actually worked with some trial and error. And within those 2 months, before the savings of the family exhausted, he was able to secure his first major project of like $1,000. और from then onwards यूनिवर्सिटी भी साथ साथ चलती रही। जाहिर सी बात है, it's not easy to, you can say, take your freelancing and academics alongside, लेकिन अब सिचुएशन ये थी कि करना तो था बहरहाल। एक बार वो आपके प्रोजेक्ट चल पड़े, एक साइड पे आपकी एकेडमिक्स चल पड़ी। फ्लेक्सिबिलिटी फ्रीलांसिंग की इतनी होती है कि आप कभी वर्कलोड इंक्रीज कर लो, कभी डिक्रीज कर लो, कभी डेडलाइंस नेगोशिएट कर लो, लाइक दैट्स हाईली फ्लेक्सिबल। ये कंप्लीटली आपको डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग विद दैट first project of $1,000, he went on and on for the entire year. He went on to pay his academic, like educational fees. He went on to support his family entirely. He went on to take care of his siblings and his family members, his parents, till the point where like the family could actually secure a common like financial ground where things became eventually better, और चीजें ऐसा ऐसा बेहतर की तरफ चलती गई। एंड टू द पॉइंट, जब ग्रेजुएशन का टाइम आया, ही हैड मल्टीपल कैरियर पास विद हिम। वो चाहे तो जॉब कर ले, चाहे तो फ्रीलांसिंग को फुल टाइम ले जाए, चाहे तो अपने किसी पुराने क्लाइंट के साथ एक अलग से डिफरेंट करियर स्विच ले ले। तो दैट्स केस स्टडी बेसिकली। अब इसी के बेसिस के ऊपर हम कुछ आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट मैं ये देखना चाहूंगा कि आप लोगों में से लाइक कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज, कोई कमेंट्स जो भी आप देना चाहें। सर सर उस बंदे ने फ्रीलांसिंग किस चीज की थी? गुड क्वेश्चन। दैट वाज बिजनेस राइटिंग, कॉलेज एप्लीकेशंस। अच्छा, सही। और कुछ? नो सर। ऑलराइट, परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम तलहा। जी भाई, मैंने आपसे पूछना था कि अपवर्क पे जो अकाउंट है वो वेरीफाई कैसे करवाते हैं, क्योंकि उसमें जो है थोड़ी मतलब मुश्किल आती है, डिफिकल्टी आती है। कौन सा अकाउंट? अपवर्क पे? अच्छा ठीक है। इसके ऊपर मैं आपके साथ कुछ रिसोर्स शेयर करूंगा और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लाइक एक मिनट, मैं भी शेयर कर देता हूँ।
जस्ट अ मिनट। ये अपवर्क के ऊपर अकाउंट वेरीफाई करवाने वाला इशू वाकई काफी कहते हैं ना मसला क्रिएट करता है। इसके ऊपर कुछ कहते हैं ना जुगाड़ भी मिल जाएगी आपको यूट्यूब के ऊपर। एक मिनट। प्रोफाइल आपने कौन सा बताया है ये जो स्किल सेट, कौन सा उसने लर्न किया था? एक्चुअली उसने कोर्स एक्चुअली परचेज नहीं किया था, ना ही उसने खरीद उसको प्रॉपरली कहते हैं ना एक्सेस किया था। ही एक्चुअली क्रैक द कोर्स विदाउट पेइंग एनीथिंग। कोर्स कौन सा था वो तो हाँ बता दो, मैं वही चीज देख रहा हूँ, मैं बस उसका लिंक शेयर करता हूँ चैट में। जस्ट मिनट। ओके। अच्छा जी, तो ठीक है, मेरे पास ये आ गया ब्लॉग पोस्ट जो कि मैं अभी इधर ऐड कर देता हूँ। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। अहमद जवाद, ठीक है, इसके ऊपर ही हम बात करते हैं। मैं आपके पास जब इधर आऊंगा ना एक अगले केस स्टडी के बाद जो मैं बात करूंगा, तो इस पे हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। अच्छा जी, ताहा शाकिर, फ्रीलांसिंग सिचुएशन हो रही है ठीक हो गया। ऑनेस्टली दीज आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और इसके ऊपर हम बात करेंगे बहुत और बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो अभी इसकी तरफ हम आते हैं। अच्छा, मैंने आपके साथ कन्वर्सेशन में एक लिंक शेयर की है, ठीक है, और दिस एक्चुअली ब्लॉग पोस्ट विल हेल्प यू गेट दी प्रोफाइल अप्रूव्ड, ठीक है। वैसे तो यूट्यूब के ऊपर आपको कुछ जुगाड़ मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप अपने आप को एज ए वेब डेवलपर शो कर दें, आप अपना स्किल सेट चेंज कर दें, सर्टेन चेंजेस कर ले प्रोफाइल पर, और उसके बाद अप्रूव करवा के दोबारा से प्रोफाइल को रिवर्ट कर ले। ये चीज मैंने भी ट्राई की है एंड इट वर्क्स, इट एक्चुअली वर्क्स। लेकिन मुझे नहीं पता, हो सकता है अपवर्क ने अपनी नेक्स्ट अपडेट्स के अंदर इन चीजों को टारगेट करके क्लोज कर दिया हो। लेकिन बहरहाल रियली जेन्युइन वे इसके आप जो ब्लॉग के अंदर टिप्स दिए हैं उसके ऊपर देखें, प्रोफाइल को जहां तक कंप्लीट हो सकता है करें। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे ख्याल से जो इधर काउंट होता है अपवर्क के लिए खास तौर पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइवर और फ्रीलांसर, इट्स अबाउट अपवर्क। अपवर्क के अंदर अगर तो आपका ऐसा स्किल सेट है जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं उसके, लेट्स से राइटिंग, राइटिंग बहुत कॉमन स्किल सेट है, वहां पे आपको थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंशिएट करना पड़ता है प्रोफाइल अप्रूव करवाने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग फॉर राइटिंग, आप बिजनेस राइटिंग कर सकते हैं, एकेडमिक राइटिंग। ऑनेस्ट लाइक डिस्पाइट कि मैं कभी भी एकेडमिक राइटिंग को प्रेफर नहीं करता, नहीं मैं रिकमेंड करता हूँ अपने दोस्तों को, अपने सर्कल में लोगों को कि वो नीच की तरफ जाए। लेकिन बहरहाल क्रिएटिव राइटिंग भी हो सकता है। तो लाइक बेसिकली आप जितना अपने आप को स्पेसिफाई करेंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द यू कैन से साइड नोट्स फॉर गेटिंग योर प्रोफाइल इज अप्रूव्ड। अच्छा जी, व्हाट कोर्स डिड द पर्सन लर्न हु वाज नॉट एबल टू पे सेकंड ईयर फीस ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, व्हाट्स द मोस्ट, ठीक है। अच्छा उमर सईद, आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ। मैंने आपके साथ जो ब्लॉग का लिंक शेयर किया है फ्रीलांस टू विन, एक्चुअली ये वही वेबसाइट है जिसके ऊपर एक कोर्स ऑफर होता है $1500 का। हो सकता है इस साल जब दोबारा ओपन हो तो इट माइट गो एज फार एज $2000। हर साल इसकी प्राइस जाती रहती है। आप अगर इधर जाएं फ्रीलांस टू विन पे, और इधर जाके एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, लेट मी शेयर द लिंक, ब्लॉग स्टूडेंट एरिया, ठीक है। ये मैं आपके साथ इस कोर्स का लिंक शेयर कर रहा हूँ। जब भी आप में से लाइक जब भी कोर्स दोबारा ओपन होगा, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसको जरूर देखें। अच्छा हसन, अच्छा ये आवाज का इशू बाकी सबके साथ हो रहे हैं या खाली हसान के साथ है? ऑलराइट,
तो मेरा ख्याल से फिर आप में से कुछ लोगों के पास इंटरनेट का इशू होगा आई बिलीव। चलो खैर कोई मसला नहीं। फील फ्री टू पुट योर क्वेश्चंस इन चैट, मैं आपको चैट में रिस्पॉन्ड कर दूंगा, इट्स परफेक्टली फाइन। अच्छा मैंने अभी वो लिंक शेयर किए कोर्स का, आप जब भी कोर्स दोबारा ओपन होगा कीप एन आई ऑन इट और आप देखना इसके बारे में। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस कोर्स के अंदर जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया हुआ है, इसके कंटेंट्स को और इसके रिजल्ट्स को, इसके लाइक टेस्टिमोनियल्स को, कि जिस तरीके से इसके स्टूडेंट्स ने अपने आप को फ्रीलांसिंग के अंदर एस्टैब्लिश किया, दैट रियली अमेजिंग। एक बहुत क्लासिकल किस्म की एग्जांपल है। अगर आप में से कोई कॉपी राइटिंग के एरिया पे इंटरेस्ट रखता है, कॉपी राइटिंग बेसिकली वेबसाइट कंटेंट एंड कंटेंट फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, तो डू फॉलो दिस एज एन एग्जांपल, एज ए रेफरेंस, आपको बहुत फायदा होगा। और खूबसूरती की बात ये है कि अगर आप बहरहाल इसके, खैर उस कोर्स को क्रैक कैसे किया था इसके ऊपर हम डिटेल में मजीद बात करेंगे, आई विल कम बैक टू इट अगेन। अच्छा जी, ताहा शाकिर, ठीक है। ठीक है, एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, डिमांडिंग फील्ड और प्रोजेक्ट ऑन फाइवर राइट नाउ। अच्छा, डिमांडिंग फील्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली फील्ड कोई भी डिमांडिंग हो सकती है। कैसे, ये मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा और इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे, लाइक दैट्स आल्सो इन माय एजेंडा टुडे। और रही बात सिचुएशन की, तो इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली फ्रीलांसिंग इज नॉट अबाउट कंपटीशन, इट्स अबाउट कोलैबोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर आपने कोई नोट्स ले रहे हैं तो प्लीज डू नोट इट डाउन। फ्रीलांसिंग इज नॉट अबाउट कंपटीशन, इट्स अबाउट कोलैबोरेशन। अच्छा जी, ऑलराइट। सो आप में से एक सवाल किसी ने भी नहीं पूछा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद भी पूछेगा, लेकिन बहरहाल एक मिनट ना, ये सर आपका नेट नहीं थी। एक मिनट, मेरी आवाज के साथ वाकई इशू आ रहा है काफी सारे लोगों को। सर कोई इशू नहीं आ रहा, सर के एंड पे कोई इशू। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, वैसे आप लोगों को पता है वो बंदा कौन सा जिसकी मैं स्टोरी सुना रहा हूँ? लाइक आप सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और हो सकता है आपके ध्यान में कोई किसी का नाम आया हुआ है स्टोरी सुन के। अच्छा जी, नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग यार, तो मेरी अपनी स्टोरी थी, मैं अपनी ही स्टोरी बता रहा था इस वक्त आप लोगों को। काफी इंटरेस्टिंग पार्ट था वो, फ्रीलांसिंग पिछले 2 साल, फिर ग्रेजुएशन के बाद ये सोचना कि फुल टाइम जॉब करनी चाहिए। आई एक्चुअली गॉट लाइक एन ऑफर फ्रॉम पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। आप मुझसे अगर किसी ने मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल देखी हो इससे पहले तो शायद आपको अंदाजा हो गया होगा, लेकिन वहाँ मैंने अब तक ज्वाइन नहीं की थी इंटर्नशिप के बाद बहरहाल। तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो जिसके हम ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे बहरहाल। तो खैर चलो, दैट्स द केस स्टडी। अब मैं इसी केस स्टडी के ऊपर ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करूंगा, ठीक है? और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग इसके नोट्स ले रहे हो तो दैट्स रियली ग्रेट, क्योंकि आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है? ये वो स्टेप्स हैं, वो अप्रोच है जिसने मुझे हेल्प आउट किया था यहाँ तक पहुंचने में। एंड आई बिलीव कि इस अप्रोच के साथ आप में से बहुत सारे लोग भी बल्कि इससे भी बहुत बेहतर तरीके से आगे जा सकते हैं, और होपफुली इंशाल्लाह इट विल वर्क फॉर ऑल ऑफ यू। तो खैर चलो, अच्छा सेकंड पार्ट हमारे पास ये है कि फर्स्ट स्टेप फ्रीलांस टू विन। बेसिकली फ्रीलांस टू विन मैंने इसलिए इसका टाइटल दिया था क्योंकि वो ब्लॉग जिसने मुझे हेल्प किया था दैट्स आल्सो नेम्ड विद दैट, फ्रीलांस टू विन, वो जो लिंक मैंने शेयर किया था। तो खैर अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप्स बेसिकली होता ही है हमारे पास कि मैंने अपने पिछले पूरे 2 साल में जितने भी लोगों को इस बारे में कोच किया है, उनको हेल्प आउट किया है फ्रीलांसिंग के साथ, कुछ मैंने कॉमन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया है, कुछ ऐसे माइंडसेट्स हैं, कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो कि फ्रीलांसिंग के साथ एसोसिएटेड हैं, जिसको मैं यहाँ पर एड्रेस करना चाहूंगा। एंड ऑनेस्टली अगर आप इन चीजों को जितना जल्दी ठीक कर लेंगे आप उतने ज्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक है? सो द फर्स्ट स्टेप बेसिकली इज कि आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं आउट ऑफ फ्रीलांसिंग, आपकी जो इंटेंशंस हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर कि आप फ्रीलांसिंग कर क्यों रहे हैं और आप इससे किस हद तक और कब तक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब होता है कि क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर आपको नेट से फौरी तौर पर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रही शुरू में, तो दैट विल एक्चुअली कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आप बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे, आपको आगे इसमें वो
स्कोप नजर नहीं आएगा एंड थिंग्स विल गो रियली डाउनहिल क्विकली। तो सबसे पहली जो चीज है जो कि मैं चाहूंगा कि आप सब इसके ऊपर इस सेशन के बाद थोड़ा सा जाके सेल्फ रिफ्लेक्ट करें। आप सब लोगों ने इस सेशन में आने के लिए रजिस्टर किया, यू एक्चुअली मेड सम एफर्ट, यू सर्च्ड फॉर दिस सेशन एंड ऑल दैट स्टफ। ये सवाल अपने आप से पूछें और अपने लिए वो एक कहते हैं ना डिफाइनिंग फैक्टर निकालें कि आप अब कहते हैं ना फ्रीलांसिंग क्यों करना चाहते हैं बेसिकली, लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अर्निंग इनकम आप इस स्टेज के ऊपर। क्योंकि आई नो बहुत सारे लोग आपसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटीज में इस पॉइंट के ऊपर हमारे कल्चर में नॉर्मली इतनी लाइबिलिटीज नहीं होती लोगों पे अनलेस कोई बहुत स्पेशल किस्म के सिचुएशन हो। हाँ, बीएस पेइंग यूनिवर्सिटी फीस इज अ गुड थिंग। तो बेसिकली आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का वाई होना चाहिए कि यार मुझे अगर इस पॉइंट पे आके कुछ एक्स्ट्रा अर्न करना है तो क्यों करना है, ठीक है। लाइक दैट कुड बी सपोर्टिंग योर फैमिली, पेइंग योर एजुकेशनल फीस, या फिर आप वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, आप लेट से कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, या आप किसी बहुत बड़ी चीज के लिए सेव कर रहे हैं, लेट से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। याद रखें आपका वाई जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा आपके लिए उतना आसान होगा अपने कहते हैं ना डिफिकल्ट पार्ट्स को हैंडल करने में, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होता है अक्सर औकात कि जब मिसाल के तौर पे फ्रीलांसिंग में एक आधा क्लाइंट के साथ की टर्म्स खराब हो गए, एक आधा प्रोजेक्ट खराब हो गया, तो बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, या अगर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे या लाइक कोई भी इशू आ रहा है, हर उस पॉइंट के ऊपर अपने आप को आपने बार बार ये बात याद करानी कि आपने इन फर्स्ट प्लेस फ्रीलांसिंग शुरू क्यों की थी और आपका एंड गोल क्या है। जब आप अपने ज़हन में बार बार पे रिपीट करेंगे तो अल्टीमेटली होगा ये कि आपके लिए उस कहते हैं ना उस चीज को ओवरकम करना आसान हो जाएगा। आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रख सकें। दिस फ्रीलांसिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड लॉट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। ये जॉब नहीं है जहां पे आपको सेल्फ पे कोई बॉस खड़ा होगा। इसमें अपने आप को खुद ही आपने डिसिप्लिन रखना है, आपने डेडलाइन खुद ही मीट करनी है। और जो दूसरी चीज है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि फ्रीलांसिंग इज नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है हमारे पास ये स्किल है, कोई बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है, कोई बहुत अच्छा लिखता है, से कि यार चलो फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं। और दे विल एक्सपेक्ट अगर इस बात को ओपनली नहीं भी कहते वो ये सोचेंगे कि शायद वाकई में हम लोग स्टार्ट करते साथ ही अपने आप को बिल्कुल फाइनेंशियली सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। तो दैट्स नॉट द केस। हो सकता है कुछ रेयर केसेस के अंदर कोई ऐसा कहते हैं ना ऐसा लग किसी का काम करते, लेकिन दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको बहुत टाइम लगता है, साल 2 साल, इसलिए लाइक यूनिवर्सिटी इज द आइडियल टाइम फॉर स्टार्टिंग इट एक्चुअली। आपके पास अभी ग्रेजुएट होने से पहले साल 2 साल है, तब तक अगर आप इसको थोड़ा सा स्टेबल कर लेंगे तो बाय द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन अगर जॉब मार्केट सेचुरेटेड भी है, आप अपना करियर भी स्विच करना चाहते हैं, यू विल हैव एंडलेस ऑप्शंस, आपको इस बारे में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस बारे में सोचेंगे ही उस वक्त जब आपकी यूनिवर्सिटी खत्म हो चुकी होगी, फिर टाइम बहुत ज्यादा आपको प्रेशर करता है, लाइबिलिटीज हैं, डेडलाइंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फिर इस चीज को लेके चलना पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए कि वो चीज है जो आपको अभी इसी वक्त स्टार्ट करनी होगी, ठीक है। और एक और जो मैं एडवाइस इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये मुझे मेरे मैनेजर ने एडवाइस किया था व्हेन आई वाज डूइंग इंटर्नशिप एट प्रॉक्टर एंड गैम्बल। उन्होंने मुझे कहा था कि दो चीजें अगर आपके पास हैं, दो ऐसी क्वालिटीज हैं तो आपके लिए कहीं पर भी एक्सेल करना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट वन इज ग्रिट, सेकंड वन इज अटेंशन टू डिटेल। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक मिनट, ग्रिट एंड अटेंशन टू डिटेल। अच्छा, तो अगर लाइक आई ट्रस्ट यू गाइस, गूगल किए बगैर अगर कोई मुझे ये बता सके कि इन दोनों का क्या मतलब है, 2 मिनट। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ठीक है, परसिस्टेंस ठीक है, और कुछ? ग्रेटेस्ट लाइक डिटरमिनेशन, हाँ करीब करीब, फोकस, डेडिकेटेड टुवर्ड्स द गोल, ठीक है। अच्छा चलो, गेट फोकस इवन टाइनीस्ट थिंग्स इन डिटेल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, हाँ लॉन्ग टर्म गोल्स दैट्स अ बिट नियरर, करीब करीब हो। अच्छा ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग सॉर्ट ऑफ, जितना क्लियर होगा उतना बेहतर होगा चलना, लेकिन नॉट डायरेक्टली,
डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, नॉट गिविंग अप, हाँ नॉट गिविंग अप, दैट्स अ गुड वन। ठीक है, अच्छा एक्चुअली पता क्या, अटेंशन टू डिटेल तो खैर कीन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आप एक चीज के हर किस्म के एस्पेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। और जो ग्रिट है ना, बेसिकली आप अपनी लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं। जब आप किसी लॉन्ग टर्म गोल की तरफ जा रहे होते हैं ना, इट्स नॉट लाइक कि आप हर वक्त उसके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। बीच में कभी टाइम मैनेज करने का इशू आएगा, कभी कोई मसला है, कभी दिल नहीं चाह रहा, कभी कोई और हायर प्रायोरिटी टास्क आ गया। ग्रेट इज कि आप उन सब चीजों के बावजूद पूरी कंसिस्टेंसी के साथ गोल के लिए काम करें। और जब आप बेसिकली आसान लफ्जों में उर्दू में मुस्तकिल मिजाजी, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीलांसिंग के अंदर। तो विद दैट माइंडसेट बेसिकली आप इसको कहते हैं ना, मैं अब कह सकता हूँ कि अगर ये तीन चीजें आप इस वक्त मैनेज कर लें तो आई बिलीव दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। तो इन फर्स्ट पॉइंट बेसिकली पहली बात कि ये फ्रीलांसिंग ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। दूसरी ये कि आपको अपने वाई का पता है कि आप क्यों फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। और तीसरी चीज ये कि आपके अंदर वो मुस्तकिल मिजाजी है, ग्रिट है, अटेंशन टू डिटेल है, ठीक है। तो बेसिकली अब आगे जो पॉइंट्स हैं उनको जल्दी कवर करूंगा, ठीक है, लाइक ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी मैंने अपने प्रेजेंटेशन के अंदर ही सोचे हुए थे, लेकिन बहरहाल दैट्स अ गुड थिंग यू आर कमिंग अप विद ऑल दोस क्वेश्चंस। जब आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिए मेंटली, आपकी एक्सपेक्टेशंस राइट ट्रैक पे हैं। जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आप इस नीश के अंदर काम करेंगे, आपका डोमेन क्या होगा, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे किसी ने सवाल किया था कि फ्रीलांसिंग मार्केट बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो रही है, आपको बहुत सारे अच्छे वेल रिप्यूटेड ग्राफिक डिजाइनर्स मिसाल के तौर पर मिल जाएंगे, आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने आप को। ये मसला राइटर्स के साथ भी है, बहुत सारे ऐसे डोमेन है जिसके अंदर ये मसला है इस वक्त, ठीक है, सैचुरेशन वाला। बट स्टिल अगेन आई वुड से फ्रीलांसिंग इज नॉट अबाउट कंपटीशन, इट्स अबाउट कोलैबोरेशन, ठीक है। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। तो जब आप अपना नीश, अपना डोमेन आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, देखो पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों को पता होता है यार कि हमारे अंदर ये नेशनल टैलेंट है, हम लिखते अच्छा है, बोलते अच्छा है, बहरहाल आप उसी तरफ जा सकते हैं, दैट कुड बी अ स्ट्रेट गिव अवे। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप अपने एकेडमिक डिसिप्लिन को ही अपना नीश बना लें। मिसाल के तौर पर अगर आप में से कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, तो वो कंप्यूटर साइंस में से कोई खास पार्ट लेके उसकी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। दैट कुड बी वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट हो सकता है, प्रोग्रामिंग हो सकती है। और तीसरी चीज ये है, आप कोई ऐसी चीज पिक करें जो कि मार्केट में भी इन डिमांड हो और आपको नहीं भी आती, बट स्टिल आप उसको सीखें। टेक योर टाइम, गो फॉर द रेलेवेंट रिसोर्सेज और उस स्किल को डेवलप करें। और जैसे जैसे डेवलप कर रहे हैं आप एंट्री लेवल से एक्सपर्ट लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करें। ये भी तरीका हो सकता है, ठीक है। तो इट्स कंप्लीटली फाइन, तीनों अप्रोचेस बिल्कुल ठीक है, इनमें से कोई सही कोई गलत या कोई ज्यादा बेहतर नहीं है, डिपेंड करता है आपके लिए क्या चीज बेहतर काम करती है, ठीक है। और एक और जो चीज आपको अपने जेहन में रखनी है, ये चीज जब आप अपना मार्केट, एक्चुअली बिफोर आई गो टू दैट मुझे ये बताना चाहिए कि आप अपना जो नीश सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको इसमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने की जरूरत है, ठीक है। अक्सर औकात लोग ये गलती करते हैं, वो इस समझते हैं कि शायद अगर हम राइटिंग के साथ साथ बहुत सारे और भी सर्विसेज ऑफर करेंगे, मिसाल के तौर पे आप राइटिंग में कहते हैं मैं कंटेंट राइटिंग भी कर लेता हूँ, मैं क्रिएटिव राइटिंग भी कर लेता हूँ, मैं ब्लॉग्स भी लिख लेता हूँ, मैं सारा कुछ कर लेता हूँ। मसला ये होगा कि आपके पास किसी भी एक फील्ड का वेल पेइंग क्लाइंट शायद आपको ना मिले, ठीक है। क्लाइंट शायद हर फील्ड का मिल जाए, लेकिन दोज क्लाइंट्स वॉन्ट बी वेल पेइंग और बहुत शॉर्ट टर्म किस्म की चीज होगी वो। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी फील्ड के अंदर एक स्पेशलाइज्ड एरिया टारगेट करें। अब मिसाल के तौर पे मैं राइटिंग के अंदर लाइक आई गो फॉर बिजनेस राइटिंग, ठीक है। कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है तो परहैप्स यू कुड गो फॉर लोगो डिजाइनिंग, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के ऊपर आ सकते हैं, आप रिज्यूमेस के ऊपर आ सकते हैं, खास तौर पे आप कुछ भी हो सकता है। लाइक बेसिकली आप अपनी फील्ड के अंदर उन एरियाज को टारगेट कर सकते हैं, तो दी मोर स्पेसिफिक यू आर दी बेटर। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वाले पोर्शन के अंदर, आपने इस सवाल को आंसर करना है कि आप अपने क्लाइंट्स के लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे बीइंग अ बिजनेस राइटर, अब मेरे लिए सवाल का जवाब ये है कि बेसिकली बिकॉज आई राइट रेज्यूमेस, आई हेल्प स्टूडेंट्स विद यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस। तो बेसिकली मैं अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर रहा हूँ कि वो अपने ड्रीम करियर को परस्यू कर सके, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपनी जो भी सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसको इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे आप अपने क्लाइंट्स के लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं।
जब आपके पास ये बात क्लियर है, आपको पता है कि आप उनको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपके ऑटोमेटिकली आप अपने आप को बेहतर मार्केट करोगे, आप बेहतर तरीके से अपने आप की प्राइसिंग करोगे, बेहतर कॉम्पनसेशन डिमांड करोगे, अच्छे से निगोशिएट करोगे। तो दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। और जब आपने अपनी नीश भी एस्टैब्लिश कर ली है, द थर्ड थिंग इज टू फाइंड द राइट रिसोर्सेज। अगर आपको अपने आप को अपस्किल करना है तो आप उसके लिए कोर्सेरा, एडीएक्स, यूडेमी, हंड्रेड्स ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज आर अवेलेबल। आपको आप कहते हैं ना, वो टाइम तो है नहीं कि आपको अगर मिसाल के तौर पे लेट से डेटा साइंस करना है तो आप सीएस अंडरग्रेड में एनरोल होंगे या मास्टर्स करेंगे आईटी के अंदर। दैट्स नॉट द केस। गो फॉर सिलेक्टिव सर्टिफिकेशंस, और कई बार सर्टिफिकेशन से भी ज्यादा खाली उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से मिलकर ही आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो फाइंड द राइट रिसोर्सेज बेसिकली। और जब आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे सीखेंगे। अब वही बात आती है जिसमें मैंने आपको बताया था, कोर्स के टेस्टिमोनियल्स के अंदर आप जाके उन लोगों की प्रोफाइल्स को टारगेट करें और उनमें से कॉमन फीचर्स निकालें, उनको स्टडी करें। बेसिकली आप कर ये रहे हैं कि अपनी मार्केट को स्टडी कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि आपकी मार्केट के अंदर स्टैंडर्ड रेट्स क्या चल रहे हैं उन सर्विसेज के, जो बहुत वेल परफॉर्मिंग लोग हैं जिनके साथ आप compete करना चाहते हैं, जिनके लेवल तक आप पहुंचना चाहते हैं, उन लोगों की प्रोफाइल कैसी है, उन्होंने अपने आप को कैसे मार्केट किया है, कैसे रखा है। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर से सीख रहे हैं। ठीक है, आप उनकी टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं होगा इस बारे में। नो वन नोज ऑन अपवर्क या फाइवर क्या आपकी प्रोफाइल स्टॉक हो रही है। दैट्स द बेस्ट थिंग। तो यहाँ पे आपके स्टॉकिंग स्किल्स आपको बहुत उम्मीद कर सकते हैं बेसिकली। दैट इज अ रियली वैल्यूएबल थिंग आई वुड से। और फाइनल स्टेप, आपने जो कुछ भी सीखा है अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करने से, अपने आप को अपस्किल करने से, अपने आप को डिस्कवर करने से, अब टाइम है उन सब चीजों को अप्लाई करने का। अब यहाँ पे वो बात आती है कि आपने अपनी अपवर्क की प्रोफाइल कैसे प्रूव करवानी है, प्रपोजल्स कैसे पिच करने हैं, क्लाइंट्स अगर आपको मिल गए हैं तो आपने प्रोजेक्ट्स को हैंडल कैसे करना है, आपने निगोशिएट कैसे करना है। ये वो सारी चीजें हैं जो कि आप टाइम के साथ साथ सीखते हैं अपने तजर्बे के साथ। ठीक है, हाँ, काफी सारी जगहों पे आपको अच्छी गाइडलाइन भी मिल जाएगी, बट एट द एंड ऑफ द डे बात ये कि आपको खुद ही बहुत सारी चीजें फिगर आउट करने पड़ती हैं। एंड दैट्स द मोस्ट फन पार्ट। साल 2 साल के अंदर जब आप उस चीज में आगे जाते रहते हैं, अलोंग विद टाइम आप रियलाइज करते हैं कि अच्छा, अगर बीच में कोई प्रोजेक्ट्स गलत भी हो गए, आपने कोई क्लाइंट्स लूज भी कर लिए, दैट्स परफेक्टली फाइन। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप अपनी गलतियों से सीखें और उस चीज को अगर आगे से अवॉइड करें, सिंपल एज दैट। तो बेसिकली दैट्स अ कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। और जब आप इस चीज को अडॉप्ट कर लेंगे तो इवेंचुअली आपको, कहते हैं ना, उसके बाद आपको कोई ऐसा मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। यू विल डू रियली वेल इन फ्रीलांसिंग। तो दैट्स फ्रॉम माय साइड। इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर लेता हूँ कि आपके पास क्या अप्रोच होनी चाहिए फ्रीलांसिंग में एंटर होने के लिए। फर्स्ट थिंग, हैव द राइट माइंडसेट एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, आपके पास एक्सपेक्टेशंस आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, और कितनी एफर्ट पुट इन करनी है, आपको इसका अंदाजा होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपको अपना डोमेन बहुत अच्छे से चूज करना है, आपके इस डोमेन में क्या सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं। थर्ड थिंग, फाइंड द राइट रिसोर्सेज, कि आप अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ कनेक्ट करें, सर्टिफिकेशंस करें, कोर्सेज करें, अपने आप को अपस्किल करें। एंड फाइनल थिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन इम्प्लीमेंटिंग व्हाट यू आर लर्निंग। और इस तरीके से लाइक दिस अप्रोच विल रियली हेल्प यू थ्रू आउट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। ठीक है, और अच्छा, ज़ैनब सर, सर्टिफिकेशन दैट यू हैव लर्नड सो मच। अच्छा, एक्चुअली मेरे हना मेरे जो कंटेंट है दैट्स ऑल फॉर दिस पॉइंट। और इसके बाद अभी हमारे जो बाकी जो स्पीकर्स हैं वो आपको जो एक्चुअल स्किल्स हैं एसईओ, इलस्ट्रेटर और वर्डप्रेस एसईओ पर बात करेंगे। एंड एक्चुअली दीज आर सम ऑफ द स्किल्स जिनको आप यूज करके बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं फ्रीलांसिंग में। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप उसको भी गौर से सुने। अच्छा अच्छा, अब ज़ैनब आपका, हाँ, एनी क्वेश्चंस? अच्छा खैर, मुझे लगा था शायद किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया कुछ बात करने के लिए। खैर, अच्छा ज़ैनब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि विदाउट सर्टिफिकेशन आप कैसे अपने आप को स्टैंड आउट करवा सकते हैं। अब एक्चुअली देखो, चीज ये है कि
अपने आप को स्टैंड आउट करवाने के लिए क्रेडेंशियल्स आई एग्री जरूरी हैं, लेकिन वहां पे ये वाला जो फ्रीलांसिंग के अंदर क्लाइंट्स आपको हायर उसका करते जो उनको ये बताते हो कि आप क्या प्रॉब्लम उनके लिए सॉल्व कर रहे हो, आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। इस बात को जितना अच्छे से हाईलाइट करोगे आप उतना ज्यादा स्टैंड आउट करोगे। देखो, अब इसको इस तरीके से देखो, आपको अपने मिसाल के तौर पे अपना रेज्यूमे लिखवाना है आपको, ठीक है। अब रेज्यूमे से होगा ये कि आप कोई बंदा ढूंढ रहे हो जो कि आपके लिए आपका रिज्यूमे लिखे और आपको अच्छी सी जॉब ऑफर मिल जाए, इंटरव्यू एटलीस्ट मिल जाए। अब एक बंदा है जो कि आपको, आप उसके पास जाते हो, इवन बिफोर यू से समथिंग आप उससे अपने बारे में कुछ बताते हो, उससे पहले वो आपको एक कहते हैं ना लंबी सी तमहीद बांध देता है कि वो एक्चुअली उसने फलाने फलाने बंदे को उस टाइम पे जॉब लेने में हेल्प किया था और उसके सीवी का टेम्पलेट उस जगह पे जाके एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। आपने उसको कुछ नहीं बताया, लाइक हो सकता है कि आप इंजीनियरिंग की जॉब ढूंढ रहे हो और वो सारे लोगों का जो नाम बता रहे हो वो एमबीए और बीबीए के स्टूडेंट हो सकता है। और दूसरी तरफ वो बंदा है जो कि एक्चुअली आपकी बात सुन रहा है, ठीक है। आप उसको पूरा प्रॉब्लम बताते हो और वो आपको फिर जो आपको प्रॉब्लम है उसके हिसाब से गाइड करता है कि अच्छा आपको इस तरीके से इस अप्रोच के साथ हेल्प आउट किया जा सकता है। तो दैट्स थिंग जहाँ पे अपने आप को डिफरेंशिएट करते हो, आपको क्लाइंट्स को पिच इस तरीके से करना है कि उनको लगे कि आप वाकई उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर उनके प्रॉब्लम्स के अंदर इंटरेस्टेड हो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और यकीन जानो जब आप इस अप्रोच के साथ लोगों का को पिच करोगे, अपने प्रोजेक्ट्स को अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से सेट करोगे, तो इवेंचुअली होगा ये कि आपके पास क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। आपको उनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार मैंने फलानी आईवी लीग यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स और बैचलर्स किया है और मेरे पास ये क्रेडेंशियल है इसलिए मैं गुड फिट हूँ, नहीं। आपने सिर्फ उनको ये बताना है कि आप उनका क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उनकी जिंदगी कैसे आसान कर रहे हो, दैट्स इट। ये आपकी पूरी मार्केटिंग की पूरी फ्रीलांसिंग का एक रास्ता है जो कि आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। अच्छा जी, व्हाट आर द मोस्ट डिमांडिंग फील्ड्स इन प्रोजेक्ट्स इन फ्रीलांसिंग? अच्छा, ठीक है। एक्चुअली इसमें वही बात आ जाती है कि फ्रीलांसिंग में सबसे जो डिमांडिंग पार्ट है, आप जिस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं वो सबसे डिमांडिंग है, सिंपल। नॉर्मली समझा जाता है राइटिंग इतनी वेल पेइंग नहीं है, तो जी बताएं। ऑलराइट, सो अब देखिए होगा ये कि अगर आप अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं तो आप नेचुरली उन क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेंगे जो कि आपकी वैल्यू समझते हैं और आपको उस वैल्यू के हिसाब से पे करते हैं, ठीक है। एंड दैट्स द पॉइंट कि अगर आप कोई भी लाइक ठीक है कुछ फील्ड्स को ज्यादा वेल्पिंग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, कुछ ज्यादा डिमांड होती है, दैट्स परफेक्टली फाइन, कुछ सीजनल चीजें होती हैं, वो भी चीजें काउंट करती है। लेकिन अगर आप अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं तो यू विल अट्रैक्ट क्लाइंट्स नेचुरली। अगर आपको किसी पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि आपको चेंज करने की जरूरत है, इट्स परफेक्टली फाइन, लर्न न्यू स्किल्स। आप जाके डेटा साइंस देख लें, दैट्स अ वेरी डिमांडिंग फील्ड। और इसकी सीएस की जितनी भी फील्ड है, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के बहुत क्लाइंट्स मिल जाते हैं और बहुत वेलपिंग होते हैं। राइटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग इज ऑल्सो गुड पार्ट जो कि काफी लोगों के लिए नेचुरली आता है, बट स्टिल अगर आप अपने आप को बहुत ऊपर तक लेके जाना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट के डू कंसिडर डेटा साइंस एंड सीएस, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग। ये चीजें बहुत आपको हेल्प आउट करती हैं। अच्छा जी, हाउ टू गेट योर नेम टू दी लाइट? अच्छा, हुसैन शाह, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली दैट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंग। आप आराम आराम से इस तरफ आते हैं, लेकिन आप शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, आई अंडरस्टैंड, क्लाइंट्स को ट्रीट करना है, लेकिन जब शुरू के कुछ आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हो जाए तो नेचुरली आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग बेहतर होती जाती है एंड आपको फिर अपने आप को मार्केट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यू नेचुरली अट्रैक्ट क्लाइंट्स। ये एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी। लेकिन बात वही है कि पूरी अपनी स्ट्रेटेजी रखें कि आप अपने क्लाइंट्स की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब आप इस बात के ऊपर पक्के होंगे और आपको पता है कि आप क्या वैल्यू दे रहे हैं क्लाइंट्स को, तो इतना मसला नहीं होगा अपने आप को डिफरेंशिएट करना। इवन बहुत सारे टॉप रेट फ्रीलांसर्स भी, आप कहते हैं ना, आप उनको भी आराम से पीछे छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? एनीथिंग फॉर नाउ?
अच्छा ठीक है। अच्छा लेट्स से काम करते हैं। अभी भी काफी सारे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड एक्चुअली वांट टू टेक देम, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट है। मैं आप लोगों के साथ अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल शेयर कर देता हूँ, ठीक है? और आप वहां पे नहीं तो व्हाट्सएप या फेसबुक पे आप मुझसे कनेक्ट कर लेना, और आई ट्राई टू आंसर एज मच ऑफ योर क्वेश्चन एज पॉसिबल। और उसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे, दैट्स एक्चुअली रियली लॉन्ग टॉपिक। तो अब यहाँ पर आई वुड से कि जो हमारी नेक्स्ट स्पीकर है जरमीन, वो आपको अब आगे वर्कशॉप को लेके चलेंगी, ठीक है? और वो आपको जो एक्चुअल स्किल है वो सर बात सुने। जी गिफ्ट है। आपने बताया नहीं कि आपका क्या स्पेसिफिकली क्या स्किल सेट है, मतलब। अच्छा ठीक है ठीक है। एक्चुअली मेरा जो स्किल सेट है, मैं बिजनेस राइटिंग के ऊपर कर रहा हूँ, बिजनेस राइटिंग एंड कॉलेज एप्लीकेशन, तो दोनों चीजों को लेकर। अच्छा, तो ये मतलब बिजनेस राइटिंग जो है ये इतनी हाईली पेड स्किल है कि इससे आपने अपना सब वो निकाल लिया खर्चा वगैरह। यस यस, एक्चुअली पता है कि बात वही है कि हाईली पेड कोई भी फील्ड हो सकती है, दैट्स दी मेन आइडिया। और एक और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिजनेस राइटिंग के अंदर होता ही है, मिसाल के तौर पर मैं एक क्लाइंट की कॉलेज एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, स्कॉलरशिप ऐसे लिख, मुझे पता है कि स्कॉलरशिप ऐसी की बेसिस के ऊपर यू विल बी गेटिंग लाइक थाउजेंड्स ऑफ पाउंड ऑफ स्कॉलरशिप, उसकी पूरी ट्यूशन फीस कवर हो रही है मिसाल के तौर पे। तो आपको क्या लगता है कि उस ऐसे की जिससे उसको 2-4 करोड़ रुपए मिल रहा है स्कॉलरशिप पे, वो आप आराम से 2-3 हज़ार के अंदर लिख देंगे? कभी भी नहीं। अगर क्लाइंट बाकी उस चीज की वैल्यू जानता है तो ही विल डेफिनेटली पे फॉर इट, उसको पता है कि आप उसके लिए क्या काम कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आपको अपनी बात बनानी पड़ती है। तो मतलब इस लेवल तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा कि आप अपनी बात जो है वो आप मतलब मनवाने के काबिल हो गए, पहले दिन से ऐसा ही मुझे था? मुझे तो ऑनेस्टली तकरीबन आई वुड से साल एक तो लगा था तकरीबन, जब मैं इस चीज को वाकई कहते ना एक कमांड ले सके थे इसकी। अभी भी कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं नेगोशिएट नहीं कर सकता, वो मेरे बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं, आई रिस्पेक्ट देम हाईली। मुझे पता है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट थे, एक स्टेपिंग स्टोन थे मेरे लिए, और इसलिए मैं उनके साथ नेगोशिएट नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल आपको आगे जाके आप इस चीज को सीख जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा तो चलिए ठीक है जमीन, आई वुड प्रेफर कि आप अपना पार्ट शुरू करें, और लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, जो एक्चुअल स्किल सेट है, जो जिससे आप एक्चुअली अर्न कर सकते हैं। दैट वाज अबाउट द जनरलाइज्ड इंट्रोडक्शन टू सेट यू ऑन द राइट पाथ फॉर फ्रीलांसिंग। आई होप इट वर्क्स। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Hope you all are doing well. Hope you all are doing well, safe and productive. This is Zarmeen Barki, a student of BS Information Technology, illustrator expert at DSC UE, and a freelance graphic designer. And I'm going to tell some basic illustration tips that you may find helpful for earning online. एक्चुअली इलस्ट्रेशन एक बहुत वास्ट फील्ड है, तो इस सेशन में सारा कुछ नहीं डिस्कस हो सकता, तो मेरी कोशिश होगी जितनी बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बता सकती हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊँ। लेट मी फर्स्ट शेयर द स्लाइड्स। प्लीज़ मुझे बताइएगा जब स्लाइड शेयर हो जाएं। क्या आप लोगों को स्लाइड विजिबल हो? Yes, sir, me. Yes. has brought much loss to our lives. किसी की जॉब गई है, किसी ने अपने क्लोज रिलेटिव्स को खोया है, और भी काफी कुछ बुरा एक्सपीरियंस किया है किसी ना किसी ने, बट we can't ignore some good things that happened to us in this quarantine. एक टाइम मिला है हम सबको जिसमें हमने अपने आप को पहचाना है, अपनी स्किल्स इन्हांस की हैं, कुछ प्रोडक्टिव किया है. I can't say about others, but I'm thankful because I didn't know anything, literally anything about graphic designing before this pandemic. मुझे लगता था कि शायद इलस्ट्रेटर को पेंट की तरह यूज करते हैं, but no, it was not working that way. So I've just started working on it April, and alhamdulillah, I am earning a good amount of money by working online. It's all about passion and practice, and when your passion is the source of your income, I think nothing is better than that. जब आपको एक काम पसंद है, अगर वही
किसी काम को कर रहे हो, अर्न कर लिए तो आपको एंजॉय करो, बजाय इसमें आप एक ऐसा काम कर जो आपकी पसंद का नहीं है, फिर आपको Will बुरा me? लगता है। तो यस, डिजाइनिंग इज माई पैशन सिंस फॉरएवर, तो मुझे ये काम अच्छा लगता है। यस। जमीन हाँ जी। माइक को थोड़ा अपने पास करिए, जमीन आवाज काफी कट कट के आ रही है। अब ठीक है? या बेटर। ओके, थैंक यू। so moving towards the agenda, I'll speak about illustration, Illustrator, some tools that are used in illustration, typography, and alignment importance in design. Before moving forward, let's first talk about illustration. An illustration is a text or idea visually interpreted into posters, magazines, books, animations, video games, and films. आपने देखा होगा जो डिजिटल आर्टिस्ट्स होते हैं वो करंट सिचुएशंस को एक ही पिक्चर में इलस्ट्रेट करके हमें बताते हैं, हमें दिखाते हैं। तो हम में से मोस्टली ऐसे हैं, इंक्लूडिंग मी, हम न्यूज़ ना भी सुनते हो, हमें फिर भी वो सिर्फ एक इमेज देख के समझ आ जाती है कि बात किस बारे में हो रही है। तो यूजुअली एन इलस्ट्रेटर इज डेवलप्ड in an illustrator by an illustrator, or one of the illustrator is the app that is used to develop illustrations. Mostly Adobe Illustrator is used for this purpose. It is a vector graphics editor that lets you capture your creative vision with shapes, color, effects, and typography, whereas the other illustrator is the artist who gives a visual image corresponding to the content of the text or concept involved. Then moving towards some basic tools that are used in illustration. As I said before कि illustration बहुत vast field है, सारा कुछ तो नहीं cover हो सकेगा, तो जितनी basic चीज़ें हैं वो मैं बताती हूँ। Starting with the paintbrush tool. It is used to create free form paths. Position the pointer where you want the brush stroke to begin and drag to draw a path. आप अपने जो आर्टबोर्ड है उस पर आप कहीं पे भी क्लिक करके वहाँ पे आप पॉइंटर को पोजीशन करें, फिर क्लिक करें, ड्रैग करें और ड्रॉ करें। फिर बात करते हैं पाथ की। एनीथिंग यू ड्रॉ, वेदर इट इज क्लोज्ड और ओपन, इज अ पाथ। फॉर एग्जांपल अगर क्लोज्ड पाथ की बात की जाए तो उसमें स्क्वायर, सर्कल और मे बी जस्ट अ लाइन, जैसे यहाँ पे मैंने शो करवाई हुई है, सिर्फ एक लाइन भी पाथ हो सकती है। आपकी इमेज में जो भी आउटर लाइन होती है जिसे हम स्ट्रोक बोलते हैं वो पाथ होती है। To draw an open path, release the mouse button when the path is in the desired shape, and for a closed path, shape tool could be used too. Otherwise, join two anchor points, it will create a closed path. Then comes the blob brush tool to build filled compound roots. The blob brush tool is used. जो पेंट ब्रश टूल होता है आप उसको दबा के रखते हैं तो आपके पास ब्लॉब ब्रश टूल की भी ऑप्शन आती है। ब्लॉब ब्रश टूल और पेंट ब्रश टूल में जो फर्क होता है वो फिल और स्ट्रोक का होता है। पेंट ब्रश जो होता है वो सिर्फ स्ट्रोक बनाता है, जो आपकी सिर्फ पाथ होती है, जबकि जो ब्लॉब ब्रश टूल है ये एक फिल होता है, ये पाथ नहीं होती, ये फिल होता है। फिर उसके बाद आते हैं ब्रशेस टूल। फ्रॉम द ब्रशेस टूल यू मे सेलेक्ट any of your desired type of brush, as brushes come in many shapes, sizes and designs, and I must say I really enjoy playing with the brush tool. Even the brush designs can be customized just by selecting the path, click on the object tab in the menu bar and then clicking on expand. आप कलर वगैरह जो है वो यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। जब आप ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हैं फिर आप यहाँ से आप मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन उन डिज़ाइंस को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। Then pen tool is the most powerful drawing tool used in Illustrator. You can create and precisely edit anchor points to make paths with a pen tool. जैसे जैसे आप ड्रॉ करते हो Illustrator खुद ही एंकर पॉइंट सेट करता जाता है। जो एंकर पॉइंट्स होते हैं, आपकी जो शेप है अगर वो बहुत बड़ी है, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एंकर पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जितने ज़्यादा आपके कर्व्स होते हैं
तो जितनी ज़्यादा आपके कर्व्स होते हैं आपके एंकर पॉइंट्स उतने ही ज़्यादा होते हैं, और जितने ज़्यादा एंकर पॉइंट्स होते हैं इलस्ट्रेटर बहुत स्लो हो जाता है। जितना काम आपका हैवी होता जाता है, यानी एंकर पॉइंट्स जब आपके बढ़ते जाते हैं आपकी इलस्ट्रेशन में, तो आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। तो इसलिए जब आप इलस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपके जो लैपटॉप की रैम है वो 4 GB तक होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। Here to draw a straight line, just click with the pen tool on the artboard and click again on the point where you want the line to be ended and release the mouse. आप सिर्फ पहले एक क्लिक करें, फिर आप दूसरी तरफ क्लिक करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी। And for curves, when you are clicking for the second time, make sure you hold the second anchor point on place. Do not release the mouse and drag as much you want the curve to be appear. Click again and release the mouse. पेन टूल वैसे बाकी जितने भी टूल्स होते हैं उनसे ज़्यादा आसान होता है यूज़ करने में, तो मैं मोस्टली इसी को यूज़ करती हूँ। देन द पेंसिल टूल, जो पेंट ब्रश टूल होता है उसको आप दबा के रखते हैं तो वहाँ पे एक पेंसिल टूल की भी ऑप्शन आती है। इट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग मोर फ्री फॉर्म पाथ्स. It's similar to drawing on paper with a pencil, and if you're working on a tab instead of desktop computer, you will find it handier. Then the shape tool, there is nothing much to tell about shape tool, जैसे कि इसका नाम बता ही रहा है. It is just used for drawing shapes, but yeah, one of the points to be noted is that if you press the shift key on resizing any shape, it will just change its size and not the shape. For instance, अगर हम किसी स्क्वायर को रिसाइज कर रहे होते हैं और शिफ्ट की प्रेस नहीं करते तो वो रेक्टेंगल बन जाता है, क्योंकि जब हम और अगर हम शिफ्ट की दबा के ही शेप को रिसाइज कर रहे हैं तो वो स्क्वायर में ही बड़ा होता जाएगा, बट अगर हम शिफ्ट की नहीं दबाते तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। इसलिए अगर आपने अपनी शेप को वैसा ही रखना है, सिर्फ उसका साइज छोटा या बड़ा करना है, तो आप जो है शिफ्ट की दबा के रखें। फिर आपके पास आते हैं swatches tool, color tool और gradient tool. 3 of them are used to add colors, patterns and gradient to the design. A huge variety of colors and patterns is available in newer versions of Illustrator. Let's move towards the typography. It's a crucial component that uplifts and gives a personality to a design. 80% typography matter करती है आपके डिज़ाइन में। टाइपोग्राफी कैन मेक और ब्रेक योर डिज़ाइन। अगर आपकी टाइपोग्राफी अच्छी है, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट फॉन्ट यूज़ किया है, तो आप यकीनन एक बेहतरीन डिज़ाइनर हैं। फॉर डिज़ाइनर्स, टाइपोग्राफी इज़ अ वे ऑफ कन्वेइंग अ ब्रांड मैसेज यूजिंग टेक्स्ट एज अ पिक्चर। दिस डिज़ाइन एस्पेक्ट इज important not only for graphic designers to create personality or convey a message, but also to catch the attention of the audience, build a hierarchy, awareness of the brand, unity, and establish a brand's value and tone. Well-organized typography is an integral part of good graphic design. Before anything else, identify the purpose and audience of your design. अगर आपने देखना है कि आप डिज़ाइन जिसके लिए बना रहे हो वो है कौन, जैसे बच्चों के लिए अगर होता है तो उसमें चाइल्डिश जो फॉन्ट्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का बर्थडे का कार्ड बना रहे हो तो उसमें एलिगेंट फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं। अगर आप कोई फॉर्मल चीज़ बना रहे हो तो उसमें जो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं ये फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं। तो आपने पहले देखना है कि आपके डिज़ाइन का पर्पस क्या है और आपकी ऑडियंस क्या है। दैट व्हाट मैसेज डू यू एक्चुअली वांट टू कन्वे एंड व्हाट इज द मेन मीडियम ऑफ योर डिज़ाइन, प्रिंट और स्क्रीन। Many designers, कोई क्वेश्चन है? चैट रीड कर लो। Sorry? जो मैसेजेस आ रहे हैं वो फिर हाँ, काइंडली फिर से देख के जवाब दे दिया करें साथ साथ, वो ये कहना क्या है। मैं एंड पे ही देख सकूंगी क्योंकि मैं स्लाइड्स फोन पे ही शेयर कर रही हूँ, तो आई कांट रिस्पॉन्ड टू देम। Zarmeen, students are asking that what is typography? ओके, टाइपोग्राफी इट एक्चुअली आपने अपने मैसेज को कन्वे करना होता है टेक्स्ट के जरिए, ठीक है। आप पहले एक विजुअल जो आप बता रहे हो, इट्स समथिंग लाइक
इट्स नथिंग मोर। आप सिर्फ अपने मैसेज को टेक्स्ट के जरिए, जैसे कि आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा जो मूवीज के पोस्टर्स होते हैं, अगर उसकी पिक्चर ना भी लगी हो, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई हॉरर मूवी है तो उसमें फॉन्ट इस तरह का यूज होता है कि अगर हम मूवी ना भी देखें, हम मूवी की पिक्चर ना भी देखें, हम मूवी के जो इमेजेस होते हैं वो ना भी देखें, तब भी हमें समझ आ जाती है कि वो एक हॉरर मूवी के बारे में बात की गई होती है, क्योंकि उसका फॉन्ट इस तरह का होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट टाइपोग्राफी, कि आप जो है आप अपना पर्पस देख रहे हो, आप अपनी ऑडियंस देख रहे हो। फिर इसी तरह आप अगर किसी जो बच्चों के लिए जो शोज होते हैं, कोई कार्टून्स वगैरह हैं, तो वो उनके जो पोस्टर्स वगैरह होते हैं, या यूं समझ लीजिए जो बच्चों के लिए कार्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उनमें फॉन्ट सारा कुछ जो होता है वो फॉन्ट के ऊपर आ जाता है। फॉन्ट वो आपका मैसेज कन्वे कर रहा होता है बगैर किसी इमेज या इलिस्ट्रेशन के। तो दैट्स ऑल अबाउट टाइपोग्राफी। इज दैट क्लियर? Yes, it's cleared. And Zarmeen, one more question is के posters, logos और banners AI के through बनते हैं? नहीं, आप इसके लिए फोटोशॉप भी यूज कर सकते हैं और इनडिजाइन भी यूज कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन जो मैं करती हूँ वो ये होता है कि मैं फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पैरेलली यूज करती हूँ। मोस्टली ये होता है कि आप इलस्ट्रेटर पे जब कोई पिक्चर डाउनलोड करते हो, एक्सपोर्ट करते हो और उसका व्हाट्सएप पे आगे फॉरवर्ड करते हो, किसी को सेंड करते हो, तो ये होता है कि उसके पिक्सेल्स फट जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फोटोशॉप पे कोई पिक्चर बनाते हो और उसको एक्सपोर्ट करते हो, व्हाट्सएप पे सेंड करते हो, तो उसके पिक्चर क्वालिटी सेम ही रहती है। तो इसलिए मैं फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पैरेलली यूज करती हूँ। और मोस्टली मैं चीज़ें फोटोशॉप पे सेव करती हूँ, एक्सपोर्ट मैं फोटोशॉप से करती हूँ ताकि उसकी पिक्चर क्वालिटी ख़राब ना हो। तो आप इनडिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हो पोस्टर्स, बैनर्स वगैरह के लिए। बट मोस्टली जो मुझे आसान लगता है वो इलस्ट्रेटर है। फोटोशॉप पे बहुत लिमिटेड, एक तो जो आर्ट बोर्ड होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। इलस्ट्रेटर पे ये होता है आपके पास खुली जगह होती है, आप जहां मर्जी अपना जो आर्ट वर्क आपको नहीं करना, जो काम आपको नहीं फिलहाल करना है, आप उसको साइड पे रख लेते हो। बट फोटोशॉप में ऐसा नहीं होता, तो मैं फोटोशॉप पे सिर्फ वो काम करती हूँ जो फोटोशॉप पे, लाइक एडिटिंग वगैरह, पिक्चर्स की एडिटिंग, जो उनकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह होता है वो ज़्यादातर मैं फोटोशॉप पे करती हूँ। और पिक्चर्स मैं वहां से एक्सपोर्ट करती हूँ ताकि पिक्चर की क्वालिटी ख़राब ना हो। बाकी मैं काम सारा इलस्ट्रेटर पे करती हूँ। इलस्ट्रेटर इज मच इजियर देन फोटोशॉप। एनी अदर क्वेश्चन तामिया? No, Zarmeen, that's all. You can proceed. थैंक यू सो मच। ओके, तो टिप्स बता रही थी मैं। Yes, many designers make the mistake of simply copying the text from a file and pasting it. Like start में मैं भी यही करती थी कि मुझे जब कोई कंटेंट दे दिया जाता था तो मैं सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करती थी, बट the wrong typeface and font option would not help to have a desirable effect on viewers. तो बेहतर यही है कि आप पहले पूरा टेक्स्ट पढ़ लें, उसके बाद फॉन्ट चूज करें, बजाय इसके कि आप पहले सारा टाइप कर लें उसके बाद फॉन्ट चूज करें। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पहले से सारा कंटेंट पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस क्या है, आपका पर्पस क्या है बताने का। आप पहले से फॉन्ट और कलर वगैरह चूज कर लेंगे तो दैट वुड बी बेटर, बजाय इससे कि आप पहले सारा काम कर ले फिर आगे भेजें उससे, और दोबारा फिर जब आगे से आपको जब रिस्पॉन्स आता है कि इस चीज़ को चेंज करो तो वो बुरा लगता है। और बल्कि वो टाइम भी ज़्यादा लेता है। तो इसलिए क्योंकि जब आप जब कुछ लिख रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई फॉन्ट यूज कर रहे हो, अब आपने उसको कलर करना है, कलर करना तो आसान है, आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। बट मोस्टली आप फर्ज करें अगर आपने किसी टेक्स्ट में ग्रेडियंट ऐड करना है, ठीक है, ग्रेडियंट ऐड करना है, तो आप उसको राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस में जाते हो, ठीक है, फिर उसमें ग्रेडियंट ऐड होता है, वैसे उसमें ग्रेडियंट ऐड नहीं होता। और जब एक बार आप इस तरह का काम कर लो कि आप क्रिएट आउटलाइंस पे क्लिक करके आप उसका में ग्रेडियंट ऐड कर लो और उसको सेव कर लो, तो फिर मसला ये होता है कि उसके बाद अगर आपको टेक्स्ट या फॉन्ट चेंज करने को कह दिया जाए तो आपको पूरा का पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा। आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो क्रिएट आउटलाइंस हो चुका होता है, उसकी आउटलाइंस बन चुकी होती हैं, वो पाथ फॉर्म में आ चुका होता है, और उसके बाद वो एडिट नहीं हो सकता। उसको सिर्फ आप रीसाइज कर सकते हैं और जो है आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, फिर उसके बाद वो फॉन्ट चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले पूरा कंटेंट पढ़ लें, उस हिसाब से फॉन्ट सेलेक्ट कर लें।
Yes, then in order to determine where a visitor can read first, the designer use typography. And mostly यही मैंने देखा है कि जो ऑडियंस होती है वो लेफ्ट टू राइट रीड कर, जो कि हमें आदत होती है, मोस्टली हम इंग्लिश ही पढ़ते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट ही देखते हैं। तो हम टाइपोग्राफी भी इसी तरह से सेट करते हैं कि लेफ्ट टू राइट हम देख रहे होते हैं कि जो टाइपोग्राफी है वो हमारी लेफ्ट तरफ को हो, कि वहाँ से अगर फर्स्ट करें कोई मैसेज ऐसा है जो हमें टाइपोग्राफी के जरिए ही कन्वे करना है और उसमें इलस्ट्रेशन या इमेजेस ज़्यादा नहीं है, तो हम टाइपोग्राफी को लेफ्ट साइड पे ही रखते हैं। Generally, by incorporating three distinct levels of typography, designers create an impactful hierarchy in a design. The most important material is the level 1 typography, जिसमें आपका header आ जाता है, जो आपकी heading होती है. This is the one that viewers see in our design as the first clearly noticeable typographic part. Here, the level 2 typography element is used to create the text into a group or section of information to help viewers navigate the details easily. ये आपकी सब हेडिंग होती है and this level of typeface should stand out. And the level 3 is usually the meat of design and it is a text heavy layout. Here आप the viewer भी नहीं कर रही हैं आपकी। sorry एक क्वेश्चन है, how do we know which font is suitable for our design or document? ओके जब आप वैसे मोस्टली यही होता है कि आप जब फॉन्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हो, आपके पास जो फॉन्ट आ रहा होता है, जब आपने फॉन्ट यूज़ करना है तो वो साथ उसके प्रीव्यू भी होता है कि अगर आप इस फॉन्ट को यूज़ करेंगे तो नज़र कैसे आएगा। एंड मोस्टली मैं यही करती हूँ कि जो आपकी नज़र को अच्छा लग रहा हो साथ। अब आप फर्स्ट करें आपका कंटेंट जो है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर वो हॉरर, चलें हॉरर को छोड़े, अगर कोई फॉर्मल है, ठीक है, अब फॉर्मल है तो ये एक ऑब्वियस बात है, आप उसमें कोई एलिगेंट फॉन्ट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल चीज़ है, आपको फॉर्मल फॉन्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। मोस्टली आप गूगल से फॉन्ट से डाउनलोड करते हैं और एंड इतना मतलब सभी को पता होता है कि सेरिफ फॉन्ट्स वगैरह जो हैं ये सारे यूज़ होते हैं। नेक्सा है, ठीक है, पॉपिंस है, ये सारे फॉर्मल फॉन्ट्स में आ जाते होते हैं। तो गूगल पे भी करने पे आपको अलग अलग तरह के फॉन्ट्स मिल जाते हैं। बट ये है कि एक बंदे को पहले से पता होता है कि अगर आप कोई किसी का अगर आप बर्थडे का कार्ड डिज़ाइन कर रहे हो, कोई बैनर आप इस तरह का डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें एलिगेंट फॉन्ट यूज़ करना है। आप उसमें फॉर्मल फॉन्ट यूज़ करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। साथ साथ प्रीव्यू आ रहा होता है। अगर आपने किसी बच्चे के लिए कोई चीज़ बनानी है, ठीक है, तो वो बच्चे के नज़रिए से आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे को क्या चीज़ पसंद आएगी। आपने अपने नज़रिए से नहीं देखना, आपने डिज़ाइनर बन के सिर्फ डिज़ाइन करना है, ठीक है। सोचना आपने ऑडियंस के नज़रिए से है। इज दैट ओके? स्लाइड्स आपकी नहीं मूव कर रही हैं। ओके क्लियर। सॉरी, स्लाइड्स नहीं, मैंने कहा मूव कर रही हैं आपकी। यार क्योंकि मैं अभी मूव नहीं कर रही। जी मैं टाइपोग्राफी पे ही हूँ। जरमीन टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो काइंडली ट्राई टू वाइंड अप। ये है कि बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स नेक्स्ट स्पीकर कर देंगे। ओके बस थोड़ा सा रहता है, टाइपोग्राफी इसके बाद अलाइनमेंट ही है। आखिर में am I audible, Zarmeen? जी जी बताएं। Yeah. So basically, my question was, can you share your experience as a fresher? मतलब freelancing illustrator में आपने अभी start की है, तो आपने अपनी प्रोफाइल कैसे improve की now that you're earning so good? So अगर आप वो share कर पाएं तो that would be great. ओके अभी बताऊं सेशन कैन में बताऊं, बस मेरा थोड़ा सा रहता है एंड यू नो टाइम इज शॉर्ट। Yeah, sure, जैसे आपको। Zarmeen, you can share your LinkedIn profile with them and then you can have contact with them. Yeah, I'll do that. Is that okay? Yeah, sure. If you're available there, then it's fine. Please response. ये ठीक है, मैं आपके LinkedIn प्रोफाइल शेयर कर दूंगी, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। या I'll be available, ठीक है, मैं यही कर दूंगी, ठीक है। ओके बस
लास्ट कुछ टिप्स हैं जी, थैंक यू। लास्ट कुछ टिप्स हैं जिनमें ये हैं कि आप मोस्टली 2 फॉन्ट स्टाइल्स यूज़ करें। अगर आप 2 से ज़्यादा फॉन्ट स्टाइल्स यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाती है और आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो समझ नहीं आ रही होती कि आप एक्चुअली किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लाइक अगर हम हेडिंग्स वगैरह के लिए हम अलग से फॉन्ट यूज़ करते हैं जो थोड़े हैवी किस्म के होते हैं, ठीक है, और जो दूसरे होते हैं जो बाकी के आपकी बॉडी होती है उसमें थोड़े से स्लीक फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं। तो इसलिए 2 से ज़्यादा फॉन्ट्स बिल्कुल ना यूज़ करें। सेकेंडली, आपके जो फॉन्ट्स के कलर हैं वो कंट्रास्ट, आपके जो बैकग्राउंड इमेज है उससे कंट्रास्ट में हो। अगर आप लाइट इमेजेस यूज़ कर रहे हो तो आप लाइट फॉन्ट ना यूज़ करो, आप डार्क फॉन्ट यूज़ करो, ठीक है। अगर आपके इमेजेस डार्क हैं तो आप फॉन्ट लाइट यूज़ करो। These were some tips for typography and the last thing is alignment, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। Believe me, nobody likes a fragmented text layout with misaligned graphics. It's the worst sin in design anyone can commit. अगर आपकी चीज़ें बिल्कुल स्कैटर हुई हुई हैं, बिखरी हुई हैं तो वो किसी को भी नहीं पसंद आएंगी। आपने अगर कोई चीज़ लेफ्ट रखी हुई है, लाइक अगर आपकी एक चीज़ को आपने लेफ्ट अलाइन किया हुआ है, चाहे वो टाइपोग्राफी है आपके आर्टवर्क में या आपके पिक्चर्स हैं, तो आप बाकी सारी चीज़ों को भी लेफ्ट अलाइन ही रखो, ठीक है। आप उसको लेफ्ट राइट अगर करोगे तो ऑडियंस लेफ्ट राइट परेड करके और उसको निकल जाना है, वो स्क्रॉल कर देगा, वो नहीं वो पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। आप चीज़ वो बनाओ जो ऑडियंस को अच्छी लगे, ठीक है। आपने ऑडियंस के नज़रिए से देखना है कि उसको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। आप खुद सोचो, अगर आपका कमरा बिखरा हुआ होगा तो आपका खुद का भी दिल नहीं करेगा उसके अंदर जाने का, ठीक है। तो आपका जो आर्ट होगा, आर्टवर्क होगा, उसको आप अलाइन रखो। अब आप खुद सोचो, ठीक है, लेट्स टॉक ऑफ अ शेप। अब ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल की एक डंडी को भी इधर से उधर कर दिए तो उसको ट्रायंगल नहीं कहा जाएगा। तो अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है आपकी इलस्ट्रेशन में। तो दीज वर सम टिप्स मेरी तरफ से, यही चीज़ें थी। जल्दी जल्दी में काफ़ी कुछ रह गया है, बट आई शेयर माई लिंक्डइन प्रोफाइल विद ऑल ऑफ यू। तो किसी ने अगर कांटेक्ट करना हो, कुछ पूछना हो तो ही इज़ फ्री टू आस्क। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है या वकास आप स्टार्ट कर दो फिर। Zamin, Vikas will answer the questions. Thank you so much. थैंक यू। ओके। विकास आवाज काफी लो है। I'm audible or Yeah, not? it's good. Okay, fine. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, तो मेरा जो पार्ट है वो है वर्डप्रेस से आप फ्रीलांसिंग से कैसे अर्न कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग माय पार्ट, मैं कुछ क्वेश्चंस ज़रमीन के थे, उनके मैं जल्दी जल्दी से आंसर कर देता हूँ कि आप जो है वो कलर्स कौन से फॉन्ट्स के यूज़ करेंगे या इस तरह से टाइपोग्राफी में क्या चीज़ यूज़ करेंगे, कैसी टाइपोग्राफी आप यूज़ करेंगे। सो फॉर दैट आपको जब जो क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल वो आपसे एक पोस्टर बनवाना चाह रहा है एंड ही और शी विल शेयर हिज लोगो और हर लोगो विद यू, तो आपने उसके यानी कि लोगो के ऊपर जो है वो फोकस करना है, लोगों को देखना है और उसके हिसाब से आपने कलर कम्बिनेशन जो है वो आपने देखना है। एंड अगर आप लोगो ही वो आपसे बनवा रहा है देन आपने जो है वो उसको इस तरीके से मैनेज करना है। उसके लिए लोगो रिक्वायरमेंट्स के फॉर्म्स कुछ बनते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो उनको यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो जो आपको चीज़ें रिक्वायर हैं, जस्ट मेक अ फॉर्म एंड सेंड देम द लिंक और उसको फिल करके आपको रिक्वायरमेंट्स भेज देंगे। ठीक हो गया। ओके वकास भाई काइंडली अपना ना आई एम ये ऑडिबल माइक और चेक कीजिएगा, आवाज काफी डिस्टोर्शन हो रही है। ओके जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर दैट।
Okay, I'm audible now or not? जी विकास भाई ऑडिबल। Yes, it's perfect. Audible. Okay, my voice is clear now or not? Yes, I clear out. Yes, sir. Okay, fine. So मैं आपको कुछ यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग के जो क्वेश्चन थे उनके मैंने आंसर देने की कोशिश की। चलें, लेट्स मूव टुवर्ड्स माय पार्ट। Let me share my screen. Okay, fine. So my screen is visible to you? Yes, sir. Okay, fine. So मेरा पार्ट जो है वो है WordPress और SEO and how to earn with WordPress and SEO. So मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में, WordPress के बारे में और SEO के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा और उसकी कुछ टाइप्स बताऊंगा और WordPress का हम एक क्विक सा जो है वो डैशबोर्ड विजिट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले like other speakers have introduced themselves, so मैं भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। So मेरा WordPress का जो एक्सपीरियंस है वो 2+ years का है। I started WordPress in back in 2018. So उसके बाद से मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो WordPress के इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे लोकल प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं। ठीक है, एंड मैं लेवल 1 सेलर हूँ फाइवर पे। बहुत कम काम करता हूँ फाइवर पे बिकॉज फाइवर पे जो है वो थोड़े से छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो दैट्स वाई मैं जो है वो एज अ बिगनर काम करता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है जैसे ही मेरी अर्निंग अच्छी हो गई तो मैंने फाइवर को खैराबाद कर दिया। अभी भी काम करता हूँ। आई हैव माई प्रोफाइल ऑन फाइवर एंड आई एम लेवल 1 सेलर। अगर कोई काम आ जाए तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं जो है वो खुद बिडिंग वगैरह नहीं करता। आजकल जो है वो मेरा मेन फोकस वो ई कॉमर्स स्ट्रेटेजिस्ट हूँ मैं। ई कॉमर्स पे है ज़्यादातर। मैं अमेजोन को ध्यान दे रहा हूँ, अमेजोन पे वर्किंग कर रहा हूँ। अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट भी हूँ। लाइक जो अमेजोन के सेलर्स होते हैं उनके साथ उनके अकाउंट्स को मैनेज करना, ये भी मैं काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा IT स्किल्स ट्रेनर हूँ। काफ़ी जगहों पर मैंने वर्डप्रेस की और फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग भी दी हुई है और काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हुआ है। या and ordinary guy with extraordinary blessings of Allah Almighty. Alhamdulillah. So what is WordPress? सबसे पहले तो WordPress होता क्या है, ये आज के एजेंडे का जो है वो पहला हमारा जो है वो शुरुआत है कह लें। मैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो Q&A सेशन जो सेक्शन बना हुआ है उसमें आप जरूर पोस्ट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेक्शन एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस और मैं उनके आपको रीजनेबल आंसर जो भी होंगे वो मैं करूंगा। ठीक है, वर्ड इज वर्डप्रेस। अच्छा, वर्डप्रेस जो है वो बेसिकली है क्या, सबसे पहले तो ये देखना है हमने। अच्छा, सबसे पहले तो आ जाए कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है। वेब डेवलपमेंट अगर बहुत बेसिक में इसकी आपको अगर डेफिनेशन बताऊं तो वेब डेवलपमेंट ये है कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी कंपनी चलाने लगे हैं या कोई NGO बनाने लगे हैं या हम अपनी यानी कि ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डोमेन परचेज करते हैं। डोमेन क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं www.google.com, इट्स अ डोमेन। ठीक है, तो ये हम एक डोमेन परचेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम एक होस्टिंग परचेज करते हैं। होस्टिंग वो होती है कि जहां पर आपकी वेबसाइट स्टोर होती है। ठीक है, तो आपकी वो आपने डोमेन एंड होस्टिंग परचेज की और आपने एक वेबसाइट बना दी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट में आगे कई तरीके आ जाते हैं, लाइक उसमें आपके HTML, CSS, PHP, Node.js, मर्न स्टैक वगैरह, ये सारी चीजें जो है ये वेब डेवलपमेंट के कई तरीके हैं या कई इनको कह लें कि मेथड्स हैं कि आप किस तरह वेबसाइट एक बना सकते हैं। अगर इतने ज्यादा बड़े बड़े मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं और इतनी ज्यादा चीजें और इतने ज्यादा फ्रेमवर्क्स और इतनी ज्यादा हाई लेवल की लैंग्वेजेस हमारे पास मौजूद हैं, देन व्हाई वर्डप्रेस, हम वर्डप्रेस को ही क्यों प्रेफर करते हैं। ठीक है,
तो इसका एक सिंपल हल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो है वो सेकंड सेमेस्टर में था या फर्स्ट सेमेस्टर के एंड पे मैंने स्टार्ट किया था वर्डप्रेस को। एट दैट टाइम मुझे नहीं था पता कि प्रोग्रामिंग जो है वो हाई लेवल की कैसे होती है। मैंने सिर्फ प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल्स पता थी, मुझे ऊप का नहीं था पता, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नहीं था पता, डाटा स्ट्रक्चर्स का नहीं था पता, एल्गोरिदम्स वगैरह कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें मुझे नहीं थी पता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना जो है वो कोई ऐसा वे तलाश करना था मुझे कि जिसमें मुझे लेस कोडिंग हो और मैं उसको ग्राफिकली जो है यूज करूं और मेरी वेबसाइट जो है वो क्रिएट होती जाए। फॉर दैट पर्पस मैंने क्या किया, मैंने इंतखाब किया वर्डप्रेस का। मैंने क्या किया, मैंने वर्डप्रेस को सीखा। ठीक है, वर्डप्रेस को यूज करना सीखा, मैंने कस्टमाइज करना सीखा खुद से। वर्डप्रेस की थीम्स बाद में कोडिंग जब मुझे अच्छी आ गई तो मैंने खुद से इसकी थीम्स भी डेवलप करना, कस्टम थीम्स जो है वो स्टार्ट की। तो वर्डप्रेस है क्या, तो वर्डप्रेस की मैंने ऑफिशियल ऐसे जो है वो डेफिनेशन जो है वो मेरे जहन में जो थी, मैंने उससे हट के मैंने कहा चले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो wordpress.com पर वेबसाइट है उस पे जो डेफिनेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वर्डप्रेस है क्या, अच्छा वो कहते हैं कि वर्डप्रेस इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। दो तीन चीजें हैं जरा वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री, तो ये तो सिंपल सी बात है। CMS क्या होता है और ओपन सोर्स का मतलब क्या है? ओपन सोर्स का मतलब ये है कि यू डोंट नीड टू पे फॉर दैट, आपको पे नहीं करना पड़ता, कोई भी उसको यूज कर सकता है। वो इंटरनेट पर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या एक ऐसा टूल है जो अवेलेबल है इंटरनेट पर और आप उसको खुद ब खुद इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, CMS क्या होता है? CMS एक ऐसा टूल है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसमें आपकी वेबसाइट का सारा कंटेंट मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल चले मैं जरा स्लाइड शो से बाहर आता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कोई एक वेबसाइट है मेरे पास, लेट्स सपोज पंजाब यूनिवर्सिटी की। ठीक है, या मैं कहता हूँ ue.edu.pk, हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है। ठीक है, तो अब ये एक वेबसाइट है, इसका ये सारे का सारा कंटेंट है जिसमें आपके मेन्यूज हैं, पेजेस होंगे, पोस्ट्स होंगी, ये आपका मीडिया होगा, यानी कि मीडिया में ये सारी वीडियोस और आपकी जितनी पिक्चर्स हैं ये फॉल करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारा आपका ये वेब कंटेंट है। ठीक है, अब वेब कंटेंट को मैनेज कैसे करना है, ठीक है, इसको कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। हमने कंटेंट को मैनेज कैसे करना है, उसको अपने तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कैसे जो है वो दिखाना है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि यूजर को कैसा शो हो। ठीक है, इस सारे मेथड को क्या हम बोलते हैं, इसको हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये सारा काम कंटेंट को मैनेज करना, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसका सेटअप करना। ठीक है, इसको क्या इसके लिए जो टूल यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो वर्डप्रेस इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है, ये एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, जिसके जरिए से हम सारे का सारा अपना जितना भी कंटेंट है उसको मैनेज करते हैं, उसको अपने कंटेंट को एक फिट करते हैं एक प्लेस पे। ठीक है, ताकि वो हमारे यूजर को अच्छा दिखाई दे और हमारा यूजर उससे जो है वो इम्प्रेस हो सके। ठीक है, अच्छा जो वर्डप्रेस है ये क्या है, इसकी जो बैकएंड लैंग्वेज है वो PHP यूज होती है। ठीक है, और इसके अंदर दो तरह की जो डेटाबेसेस हैं वो यूज होती हैं। ज्यादातर जो है वो MySQL की कोडिंग होती है और कुछ हद तक इसमें MariaDB डेटाबेस जो है वो उसका भी यूजेज हुआ है। ठीक है, इसके फीचर्स ये कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन जो है वो हम आगे जब इसके मेजर पार्ट्स की तरफ आएंगे, ठीक है, वहां पर ये फीचर्स जो है वो इसके डिस्कस हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको वर्डप्रेस जो है, यहाँ तक कि वर्डप्रेस होता क्या है, ठीक है, और हम यूज क्यों करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन मैं क्विकली इसको रिपीट करता हूँ कि वर्डप्रेस क्या है, एक फ्री टूल है, ओपन सोर्स है, यानी कि आपको पे नहीं करना पड़ता, और एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, और हम इसको यूज क्यों करते हैं, बिकॉज इसमें जस्ट आपको कस्टमाइज करना आना चाहिए और आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना आना चाहिए। आपको जो टूल है उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यूज करना आना चाहिए। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा कोर प्रोग्रामिंग की या कोर कोडिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ती।
आप जस्ट क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और आपकी वेबसाइट जो है वो डेवलप होती जाती है खुद ब खुद ही। ठीक है, आपने जस्ट उसको टूल यूज किया, आपने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जहां जहां चीजें फिट करनी है वहां वहां पर उठा उठा के फिट करते गए और आपकी इस तरह से वेबसाइट क्रिएट होती गई। ठीक है, तो ये है जी वर्डप्रेस। एंड व्हाई वी यूज वर्डप्रेस, अगेन जिनका प्रोग्रामिंग में शौक नहीं है और वो क्विकली चाहते हैं कि हम अर्निंग स्टार्ट करें, सो दे शुड ट्राई टू लर्न वर्डप्रेस। ठीक है, और वो वर्डप्रेस को लर्न करें, ठीक है, उसको देखें और उसको देख के जो है वो सीखें, उस पर ग्रिप करें। ठीक है, ये 2-3 महीने में एक बंदा जो है अगर इंटरेस्ट लेके और प्रॉपरली टाइम देके सीखे तो मैक्सिमम 3 मंथ्स में वो इस काबिल हो जाता है कि वो एक फुल फ्लेज वेबसाइट बना सके। ठीक है, तो और अपनी सर्विसेज जो है वो फाइवर पे या किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जो है वो सेल कर सके। अच्छा जी, तो ये हो गया जी कि वर्डप्रेस होता क्या है या हम वर्डप्रेस को यूज क्यों करते हैं। अब हमारी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती हैं उसके कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं। अच्छा जी, मेजर पार्ट्स ऑफ WP स्टैंड्स फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, तो मेजर पार्ट्स ऑफ अ वर्डप्रेस साइट, तो मेजर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो होता है जी एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन डैशबोर्ड क्या होता है, मैं आपको भी क्विकली, जब ये हमारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको इसका एक टूर भी करवाऊंगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का। ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड क्या होता है, तो एडमिन डैशबोर्ड इज अ प्लेस जहां पर आप सारी वेबसाइट को डेवलप कर रहे होते हैं, जहां पर आप मैनेज कर रहे होते हैं, जहां पर आप अपनी जरूरियात के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कंटेंट को कस्टमाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, वो होता है जहां पर आपके पास सारा वेबसाइट का, वर्डप्रेस की जो भी वेबसाइट होती है उसका जो बैकएंड होता है वो सारा आपका एडमिन डैशबोर्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि पोस्ट। पोस्ट क्या होती है, ठीक है, जैसे तलहा भाई ने वो आपको शेयर किया फ्रीलांस टू विन। ठीक है, तो वो उन्होंने एक पोस्ट शेयर की। ठीक है, तो पोस्ट क्या होती है, वो एक स्टोरी होती है। ठीक है, या एक जैसे उन्होंने आपके साथ एक वो पोस्ट शेयर की अपनी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ठीक है, तो अगर आप अपनी वेबसाइट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या बाज़ औक़ात कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लगती ही सिर्फ पोस्ट की मदद से हैं, तो वो क्या उनको हम जो है वो पोस्ट बोलते हैं या उस सेक्शन को हम पोस्ट बोलते हैं। मैं ये भी आपको दिखाऊंगा जब हम इसी स्लाइड के फौरन बाद हम जो है वो कवर करेंगे डैशबोर्ड का। तब उसके बाद होते हैं पेजेस। पेजेस तो आपको पता है, कभी अगर आपने मेन्यू देखा हो तो वहां पर होम पेज एक होता है, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, अबाउट अस का पेज होता है। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करूं तो शॉप नाउ का पेज होता है, ऑर्डर नाउ का पेज होता है, ठीक है, और सर्विसेज का पेज होता है। ठीक है, तो ये यानी कि ये सारी चीजें पेजेस होती हैं। ठीक है, प्लगइन्स क्या होता है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्लगइन्स बेसिकली इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो मैं जो अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ या ट्रेनिंग्स अगर जो मैंने दी है उनमें मैं बताता हूँ डेफिनेशन, वो ये है कि स्मॉल पीस ऑफ कोड्स होते हैं ये, यानी कि छोटे छोटे ये कोड होते हैं जो कि पहले से डिजाइन होते हैं, आपने उनको यूज करना है ड्रैग एंड ड्रॉप करके, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उनको आपने कस्टमाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फॉर्म लगाना चाहते हैं, अगर आप एक फॉर्म लगाना चाहते हैं, लेट मी शो यू समथिंग, चलते हैं जी, चलें जी, मैं इधर ही लिखता हूँ, मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है ui.it, सॉरी ui.it ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल ये एक मैंने वैसे पिछली दफा हमारी यूनिवर्सिटी के आईटी स्टडी तो उनको वर्डप्रेस की जब ट्रेनिंग दी थी तो मैंने ये वेबसाइट डेवलप की थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये मैं यहाँ पर एक गेट अ कॉल, ठीक है, ये एक बटन लगा हुआ है, मैं इस पे देखता हूँ, क्लिक करता हूँ और इसके पीछे ये बैक साइड पे इसके बैक एंड पे एक फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, अब ये फॉर्म लगा हुआ है, जैसे मैं फॉर्म फिल करके यहाँ पे गेट अ कॉल करूंगा, ठीक है, वो मुझे जो भी मैंने इसकी ईमेल या जो भी मैंने इसका डेटाबेस का सेटअप किया होगा वो मुझे वहां पर रिसीव हो जाएगी। अगर आप प्रोग्रामिंग में देखें, अगर मैं इसकी आपको प्रोग्रामिंग दिखाऊं तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूं तो देखें जरा, इसकी प्रोग्रामिंग में इतनी चीजें जो हैं वो यूज हुई हुई हैं। ठीक है, मतलब कि आप इसकी डिव देखें और इतना जो पार्ट है और इसकी ये सिर्फ और सिर्फ HTML और की चीजें हैं, इसके अलावा CSS इसमें कितनी है, ठीक है, वो आपको राइट साइड पर वो भी कुछ ना कुछ दिख रही होगी। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग इसके पीछे अगर हम करें तो रिस्पॉन्सिव बनाने में और इसको यूज करने में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है,
तो प्लगइन्स जो होते हैं, ये अब प्लगइन लगा हुआ है। प्लगइन में मैंने क्या किया, मुझे ये एक फील्ड चाहिए थी, मैंने नेम वाली उठा के ड्रैग कर ली, ठीक है। ईमेल की चाहिए थी, ईमेल वाली ड्रैग कर दी। मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन चाहिए था, ड्रॉप डाउन मैंने ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तो मतलब कि हमारे पास जो है वो फैसिलिटी होती है कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकें, और ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है वो हम अपनी नीड्स के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको यूज कर सकें। तो ये प्लगइन्स होते हैं जो छोटे छोटे काम आपके वेबसाइट पर करते हैं। थीम्स क्या होती हैं? थीम्स होती हैं बेसिकली स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक आपको क्या लेंगे, टेम्पलेट मिल जाए, ठीक है। टेम्पलेट में अपनी रिक्वायरमेंट्स को आपने फिट करना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड थीम कस्टमाइजेशन। और वो जो टेम्पलेट होती है उसको थीम्स कहते हैं। टेम्पलेट के बैकएंड पे PHP होती है, और इसके साथ साथ MariaDB होती है या MySQL होती है, ठीक है। तो थीम्स क्या होती हैं? एक टेम्पलेट होती है जिसको हम कस्टमाइज करके वेबसाइट का डिजाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन्यूज आ जाए। मेन्यूज क्या होते हैं? मेन्यूज अगर आपने ऊपर देखा हो, चले मैं आपको लगे हाथ ही ये शो करवा देता हूँ। मेन्यू क्या होता है? अगर फर्ज करें ये एक वेबसाइट है, तो ये उसके ऊपर होम, अबाउट, पोर्टफोलियो, टीम, आवर क्लाइंट्स, ये सारा क्या है? ये एक मेन्यू है, ठीक है। ये होम का एक पेज है, अबाउट का भी पेज है, पोर्टफोलियो का अपना पेज है, ठीक है। और ये क्या लगा हुआ है? ये उस पर मेन्यू लगा हुआ है, ठीक है। तो मेन्यू के बाद नेक्स्ट जो आइटम है हमारे पास, ये पार्ट है वेबसाइट का, वो है विजेट्स। विजेट्स क्या होते हैं? विजेट्स ऐसे यानी कि ऐसी ऑप्शंस होती हैं या ऐसी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम ज्यादातर फुटर में यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फुटर में जैसे मैप लगाना, फुटर में जैसे आपने क्विक लिंक्स प्रोवाइड करना, फुटर में आपने अबाउट अस का छोटा सा सेक्शन लगा देना, फुटर में आपने अपने सोशल आइकन्स दे देना, ठीक है। तो ये वहां पर फुटर में ज्यादातर यूज होने वाली जो चीज होती है उसको हम विजेट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आज की डेटाबेस आपको मैनेज नहीं करना पड़ती वर्डप्रेस में, डेटाबेस वर्डप्रेस खुद ब खुद मैनेज कर रहा होता है। यूजर्स होते हैं, मसलन आप खुद एक एडमिन हैं, ठीक है, और आप अपने साथ एक और बंदा रख रहे हैं। आप उसको प्रिविलेज देते हैं, उसको इख्तियार देते हैं कि यार तुम मेरी वेबसाइट पर सिर्फ इतना काम कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, और यूजर को आप कहते हैं कि तुम सिर्फ एडिटर बन जाओ, ठीक है। वो जो यूजर बनेगा वो कोई चीज डिलीट नहीं कर सकेगा, ठीक है, वो क्रिएट नहीं कर सकेगा, जस्ट वो जो पहले से चीजें मौजूद हैं उनको एडिट कर सकेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह आप यूजर्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टूल्स हैं कुछ वर्डप्रेस के, वो भी जब हम क्विक टूर करेंगे डैशबोर्ड का, तो हम उसमें देखेंगे कि टूल्स कौन कौन से अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स है कि रीडिंग सेटिंग्स क्या होती हैं, ये कुछ वर्डप्रेस की वेबसाइट्स की सेटिंग है, ठीक है। इनको भी हम अभी जो है वो क्विकली देखेंगे, ठीक है। चलें जी, तो हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का एक टूर जल्दी से करते हैं, क्विक टूर करते हैं, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम। चलेंगे, एक वेबसाइट है itinnovation.pk, ठीक है। ये मेरी अपनी वेबसाइट है, तो मैं इसी को ज्यादा प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पे मैंने बहुत डीपली काम किया हुआ है, तो वो मुझे ज्यादा अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूंगा, ठीक है। तो मैंने इसके जब भी डैशबोर्ड में जाना है, सिंपली जो लिंक होगा, सिंपली जो मेरे पास itinnovation.pk का लिंक है, उसके आगे मैंने स्लैश लगाई और मैंने कहा वर्डप्रेस डैश एडमिन, यानी कि WP डैश एडमिन, ठीक है। मैं एंटर करूंगा, ठीक है। तो ये मुझे उसके बैकएंड पेज पे ले जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बड़ी तवज्जो के साथ एक बात को नोट करना है। जैसे ही हम लॉगिन पेज से आए, यानी कि मैंने यहाँ पर WP एडमिन लिखा, मैं यहाँ से इसको एक दफा लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर आपको ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए, मैंने लॉग आउट कर दिया, ठीक है। अब आपने मसलन ये आपकी वेबसाइट का लिंक था, आपने लिखा WP डैश एडमिन, ठीक है, और इसको आपने एंटर किया, ठीक है। एंटर करने पर आपके सामने ये पेज आ गया, ये वाला पेज आ गया, ठीक है। जैसे ही आपने लॉग इन किया, जैसे ही, ये बात बड़े ध्यान से सुननी है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही आपने लॉग इन किया, तो सबसे पहले जो आपको पेज नजर आएगा, जो आपके सामने इस वक्त राइट नाउ जो पेज आपके सामने है, जैसे ही आपके सामने जो पेज आएगा, दैट पेज इज नोन एज डैशबोर्ड, ठीक है। इस पे कंफ्यूज नहीं होना। ये बड़ी जगहों पर जब भी आप इंटरव्यूज देंगे तो आपसे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, ये कि आपके पास जब आपने लॉगिन कर लिया WP एडमिन में या डैशबोर्ड में लॉगिन कर लिया, तो सबसे पहले आपके सामने क्या, कौन सा पेज शो होगा? दैट पेज इज डैशबोर्ड, ठीक है। चलें जी, अब आ जाए, तो मैंने कुछ आपको वो पार्ट्स बताए हैं,
ठीक है, मैं इसको जरा इस तरह से कर लेता हूं ताकि आपको समझाना आसान हो। सबसे पहले जी एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन डैशबोर्ड ये वो प्लेस है जहां पर आपके सारे के सारे टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं और मैनेज हो रहे होते हैं। पोस्ट क्या है? पोस्ट में आपको दिखा देता हूँ। जैसे ui.edu.pk की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई ना कोई पोस्ट लगी होगी, ठीक है, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, चले ये एक पोस्ट लगी हुई है, मैं कहता हूँ डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये उसकी डिटेल्स आ गई है, उसके बारे में एक ब्लॉग टाइप चीज आ गई, दिस इज कॉल्ड पोस्ट, ठीक है। तो ये पोस्ट हमारी यानी कि ये भी साथ में इसका एक वेबसाइट का पार्ट होती है, ठीक है। इसी तरह पेजेस, पेजेस मैंने आपको दिखाए कि ऊपर जो मेन्यू आ रहा होता है वो पेजेस होते हैं, जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस वगैरह। प्लगइन्स, प्लगइन्स मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म्स लगाने के लिए, लाइव चैट लगाने के लिए, ठीक है, मेंबर्स बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरह ई कॉमर्स की अगर वेबसाइट है तो वहां पर फॉर्म, ई कॉमर्स के फॉर्म्स लगाने के लिए और प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करने के लिए वो प्लगइन्स लगते हैं, ठीक है। थीम्स क्या होती हैं? थीम्स अगर आप देखें, मैं itinnovation.pk लिखता हूँ तो थीम एक क्या होती है कि पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। इवन कि ये जो आपके सामने लोडिंग का आ रहा है, डिजाइन आ रहा है, ये भी थीम का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये पूरी एक वेबसाइट है, ठीक है। तो ये थीम है, इसको मैंने अपनी नीड्स के मुताबिक जहां जहां मैं चाहता हूँ चीजें फिट हो, मैंने वहां वहां उस हिसाब से चीजें फिट कर दी है। मसलन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये चीज आए, ये पोस्टें आ गई मेरी, ठीक है, यहाँ पर ये जो है मैप आए, ये सारा कुछ ये क्या है, ये थीम का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी मेन्यूज। तो अगेन मेन्यूज क्या होते हैं? मेन्यू ये ऊपर आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मेन्यू। ये होम, आवर सर्विसेज, कोर्सेज, शो, पोर्टफोलियो, ऑर्डर, और ये सारे क्या है, ये मेन्यूज आ गए, ठीक है। मेन्यूज के बाद क्या है हमारे पास? विजेट्स। विजेट्स मैंने आपको बताया कि ये फुटर में जो चीज यूज हो रही है मोस्टली ये विजेट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये मैप है, मैप एक विजेट है, मैंने ये कॉन्टेक्ट अस का एक सेक्शन ऐड किया, ये विजेट है, ठीक है। मैंने ये अबाउट अस का एक सेक्शन जो है वो यहाँ पर रखा है, ये विजेट है, ठीक है। तो दीज आर विजेट्स। उसके बाद है जी डेटाबेस। डेटाबेस वो खुद मैनेज कर रहा होता है। यूजर्स अगर आपने बनाने हैं तो सिंपली आप डैशबोर्ड में देखें, डैशबोर्ड में जाएं और यहाँ पर आपके जो है वो मेंबर्स जो है वो यहाँ पर आ रहे होंगे, या यहाँ पर जो है वो आपके यूजर्स आ रहे होंगे, ठीक है। यूजर्स पे आप क्लिक करें तो आप यहाँ पर यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी फिल वक्त एडमिन आईटी जो है वो खुद ही यानी कि एक ही यूजर है, अगर आपने क्रिएट न्यू यूजर करना है, ठीक है, तो वो वहां से आप जो है वो यहाँ पर देखें ऐड न्यू यूजर कर सकते हैं, ठीक है। ऐड न्यू यूजर करें, उसको प्रिविलेज, उसको इख्तियारात दें और उसको अपने मुताबिक काम करें। अभी देखें जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, आप जो है उसको कस्टमर भी कर सकते हैं, एडिटर भी कर सकते हैं, ऑथर भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटर भी कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से आप उसको प्रिविलेज देंगे उसी हिसाब से वो वर्किंग कर सकेगा, ठीक है। टूल्स क्या होते हैं? टूल्स बेसिकली आपकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, अवेलेबल टूल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टूल्स होते हैं। अभी इनकी हम डेप्थ में नहीं जा सकते बिकॉज वी हैव वेरी 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 मच वेरी सॉरी लेस टाइम। तो हम हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो हम इसको जो है वो मजीद डिस्कस नहीं कर सकते। मैं आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी दे दूंगा, आप मेरे से वहां पर पूछ सकते हैं, कोई चीज ना समझ आए देख सकते हैं, ठीक है। सेटिंग्स में आ जाए तो सेटिंग्स में वेबसाइट की ही सेटिंग होती है, ठीक है। एंटी स्पैम वगैरह अगर आपने प्लगइन किया हुआ है तो एंटी स्पैम वगैरह, राइटिंग एंड रीडिंग ऑप्शंस भी होती हैं। रीडिंग से मुराद ये है कि जब कोई विजिटर जो है वो आपकी वेबसाइट को एंटर करे तो आप उसके सामने क्या शो करवाना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड रीडिंग सेटिंग। मतलब मैंने itinnovation.pk एंटर किया, अब मेरे सामने ये शो हो, ठीक है। मैंने अपनी रीडिंग की सेटिंग में जाके कह दिया कि ये होम पेज डायरेक्ट शो हो। अगर मैं करूंगा आवर कोर्सेज का पेज शो हो तो मेरे सामने जो है वो आवर कोर्सेज का पेज शो होगा जब मैं ये लिंक एंटर करूंगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह मैंने चूंकि अभी होम किया हुआ है तो होम का मेरे सामने जो है वो एक पेज शो होगा। तो दीज आर सेटिंग्स। चलें जी, तो क्विक टूर हो गया। इसके बारे में भी जो है वो अगर कोई मसला हो आपको तो आप मेरे से वो पूछ सकते हैं ऑन माय लिंक्डइन। मैं आपको बाद में जो है उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं? प्रोज, उसके फायदे ये हो सकते हैं कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, ठीक है, यानी कि कोई भी इसको यूज कर सकता है। प्लगइन्स हैं, आपको कोडिंग नहीं ज्यादा करनी पड़ती छोटे छोटे फंक्शंस के लिए। इजी एसईओ है, मतलब ये है कि आपको कोई यानी कि वो हर्डल्स नहीं फेस करना पड़ते हैं, आप क्विकली एसईओ, एक योस्ट प्लगइन है, योस्ट एसईओ के नाम से प्लगइन है वर्डप्रेस का, आप जस्ट उसको इंस्टॉल करें और अपनी इवन कि जो बंदा, जिस बंदे को इतना कंटेंट राइटिंग का नहीं भी आता ना, वो भी या जिसको इतनी एसईओ की यानी कि ग्रिप नहीं है उस पर, बस उसको नाउ हाउ है, वो भी एसईओ इस पे कर सकता है। रिस्पॉन्सिव, आपको रिस्पॉन्सिवनेस जो है इसमें
खुद से ऐड नहीं करना पड़ती, बल्कि ये ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव होते हैं। आपने एक कंप्यूटर पे वेबसाइट बना दी, मतलब डेस्कटॉप पे आपने वेबसाइट बना दी, वो इक्वली रिस्पॉन्सिव होगी मोबाइल के लिए भी, टैबलेट के लिए भी, और बड़ी एलसीडी बड़ी स्क्रीन के लिए भी, ठीक है। ओपन सोर्स होता है, ओपन सोर्स से मुराद ये है कि कोई भी इसको इजीली यूज फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। इसके कॉन्स पे आ जाए तो इसकी अपडेट्स बड़ा काम खराब करती हैं। आपने एकदम वेबसाइट बना दी, वर्डप्रेस की नई अपडेट आ गई है, तो मे भी आपका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए। चूंकि ये ओपन सोर्स होता है, इसलिए कोई भी हैकर जो है वो आपकी वेबसाइट को हैक कर सकता है, तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स नहीं है। और कस्टमाइजेशन को सीखने के लिए, यानी कि उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा डीपली समझना पड़ता है अपने वर्डप्रेस को या थीम को जो आप कस्टमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमाइजेशन एक कॉन्स नहीं भी है और है भी है, ठीक है। अगर आप इस पर प्रॉपर वर्किंग करते हैं तो ये इजी है, अगर नहीं करते तो ये आपके लिए मसला है। बाज़ औक़ात स्पीड ऑप्टिमाइज करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप प्लगइन्स यूज कर रहे होते हैं और आपको नहीं पता होता कि इसके बैकएंड पे क्या प्रोग्रामिंग हुई है, ठीक है। आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं, तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बाज़ औक़ात आपको फेस करना पड़ जाती है, ठीक है। लिमिटेशंस होती हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, आपको लिमिटाइज रहना पड़ता है। आप थीम के मुताबिक ही सारा काम करते हैं कि थीम कैसी है, आप उसके अंदर ही एडजस्टमेंट करेंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ चीज नहीं उसमें इन और आउट कर सकते, सिवाय इसके कि आप बहुत ज्यादा पीएचपी के एक्सपर्ट हैं तो, ठीक है। चलें जी, तो ये था जी वर्डप्रेस। उसके बाद आ जाए जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आई गेस हमारे पास 5 से 7 मिनट हैं, ठीक है, बल्कि 5 मिनट ही हैं। तो क्विकली एसईओ को देख लेते हैं। एसईओ को होता क्या है ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैं चाहता हूं कि गूगल के ऊपर वो टॉप रैंक हो, मतलब टॉप पर आए, कोई भी बंदा वो कीवर्ड लिखे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वकास, ठीक है, वकास बंदा कोई भी वकास अहमद लिखे तो मेरा नाम ऊपर आए, ठीक है, मेरा नाम सबसे टॉप पर शो हो। आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन इस तरह से करते हैं, ठीक है, यही एसईओ है। इसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। जैसे गूगल क्रोम जो है या गूगल जो है ये एक सर्च इंजन है, आप उसके कोई 200 के करीब एल्गोरिदम्स हैं, आप उन एल्गोरिदम्स को फॉलो करें। जितने ज्यादा आपके एल्गोरिदम्स फॉलो होंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रोफाइल या उतनी ज्यादा आपकी जो चीज है वो आपकी टॉप पर रैंक होगी, ठीक है। तो ये है जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक। हाँ, तो जितनी आप कोई भी ई कॉमर्स की चीज को देख लें, अमेजोन पे देख लें या द्राज पे देख लें, कभी भी आप जब परचेज करेंगे कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट, तो जितना वो टॉप पर होगा आप उतना उसको जल्दी परचेज करेंगे। मसलन आप द्राज पे एक चीज लिखते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ब्लैंकेट लिखते हैं, कंबल के लिए ब्लैंकेट लिखते हैं, तो जो पहले पेज पर आ रही होगी चीजें या पहले पेज पर जिन सेलर्स के प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, आपकी कोशिश ये होगी कि आप उन्हीं से परचेज कर लें। आप दूसरे तीसरे चौथे पेज पर नहीं जाएंगे, पहले पेज पर ही रहेंगे, ठीक है। तो जितनी आपकी टॉप पर सर्च इंजन पर आपकी वेबसाइट होगी उतना ही आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी, ठीक है। और जितनी ट्रैफिक आएगी, ठीक है, उतनी आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छी होगी, उसकी जो है वो कह लें पंजाबी में मशहूरी होगी, ठीक है। तो एसईओ इस चीज का नाम है कि आपने इस तरह से ऑप्टिमाइज किया कि आपकी वेबसाइट टॉप पर रैंक हुई और उस पर ज्यादा ट्रैफिक आई, ठीक है। अच्छा, एसईओ के जब आप करते हैं तो इसके लिए आप कुछ पे नहीं करते, बस बल्कि कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं। उन टेक्निक्स की वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप पर आ जाती है, ठीक है। अनपेड ट्रैफिक आप गेट करते हैं, कोई प्रमोशन नहीं करते, कोई स्पॉन्सरशिप आप नहीं देते। In simple terms, it means the process of improving your site to increase its visibility for relevant searches, ठीक है। अगेन वही बात है कि कोई कस्टमर या कोई यूजर आया, उसने एक लफ्ज लिखा वकास अहमद, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ वकास अहमद, अगर मेरी फॉर एग्जांपल wakasaahmed.com मेरी वेबसाइट है, तो मेरी वेबसाइट वहां पर टॉप पे आए, उसको नजर आए, ठीक है। तो विजिबिलिटी आपकी जैसे ही इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी, वैसे ही आपकी ट्रैफिक जो है वेबसाइट पर वो बढ़ेगी। टाइप्स ऑफ एसईओ 3 टाइप्स हैं इसकी, मेजर टाइप्स हैं, जो ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है, टेक्निकल एसईओ है। जल्दी से तीनों को क्विकली देख लेते हैं। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? अच्छा जी, द काइंड ऑफ एसईओ दैट यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद। ये अच्छा मैं आपको सिंपल वर्ड्स में, आसान भाषा में समझा देता हूँ कि ऑन पेज एसईओ वो एसईओ होती है जिसका ताल्लुक आपकी वेबसाइट पर नजर आने वाली चीजों से है, ठीक है। मसलन आपके कंटेंट से है, ठीक है, आपकी इमेजेस से है, आपकी जो भी चीज आपको नजर आ रही है ना सामने,
ठीक है, आपकी वेबसाइट पर नजर आ रही है, ऑन पेज एसईओ का ताल्लुक उनसे है। आपने इमेजेस को कितना ऑप्टिमाइज किया है, इमेजेस को कितना आपने कम साइज में का किया है, यानी कि उनको उनका साइज कम कर दिया है ताकि वो जल्दी से लोड हो जाए। ठीक है, तो ऐसी चीजों की एसईओ जो कि आपको बिल्कुल सामने वेबसाइट पर विजिबल है, ठीक है, या किसी आम यूजर को विजिबल है, वो क्या होती हैं, वो आपकी ऑन पेज एसईओ होती है। फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग योर कीवर्ड इन द टाइटल। ठीक है, जैसे वकास अहमद एक कीवर्ड है, ठीक है, तो वकास अहमद को आपने अपनी पोस्ट में अपनी वेबसाइट पर टाइटल में लिख दिया। यूआरएल wakasaahmed.com, आप यूआरएल भी सेम कर लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में 3 से 4 मरतबा आपने क्या किया, अपना वकास अहमद जो कीवर्ड है उस पर यूज कर लिया। ठीक है, और इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर आपने वक्तन फवक्तन कीवर्ड्स की डेंसिटी को मद्देनजर रखते हुए, गूगल के एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए आपने वो लिख दिया। तो इस तरह से यानी कि कंटेंट से रेलिवेंट जो भी एसईओ आप करेंगे वो ऑन पेज एसईओ होगी। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ मैं आपको इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल wakasaahmed.com एक वेबसाइट है, मैंने इसको क्या किया, फेसबुक पर जाकर अपनी पोस्ट में लिख दिया कि प्लीज विजिट माय वेबसाइट wakasaahmed.com। अब जब फेसबुक की वो वाली पोस्ट चलेगी तो गूगल देखेगा wakasaahmed.com यहाँ से भी रन हो रही, यानी कि ये अच्छा बंदा है कि जिसकी वेबसाइट जो है वो फेसबुक चला रही है। ठीक है, एक मुझे लिंक मिल गया, इसको कहते हैं बैक लिंकिंग। ठीक है, कि किसी दूसरी मशहूर वेबसाइट पर आपकी वेबसाइट का लिंक मौजूद होना, जैसे फेसबुक पे आपका लिंक मौजूद हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, कोरा पे हो गया। ठीक है, इसी तरह अमेजोन पे फॉर एग्जांपल होता नहीं है, अमेजोन पे बहुत कम होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अमेजोन पे हो गया। ठीक है, इसी तरह कोई अल जजीरा की जो वेबसाइट है वहां पर आपने कोई यानी कि ऐसी चीज शेयर की कि वहां पर आपका लिंक हो गया। तो इस तरह से जब भी वो वेबसाइट जिन पर आपका लिंक मौजूद है वो वेबसाइट जब भी चलेंगी, गूगल को आपकी वेबसाइट वहां पर नजर आएगी, गूगल को ये लगेगा कि ये बंदा बहुत अच्छा है, इसकी वेबसाइट बहुत अच्छी है, तो आपको अप्रिशिएट करेगा और आपकी वेबसाइट ऊपर जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं बैक लिंकिंग। ठीक है, और इसी का नाम है ऑफ पेज एसईओ। ठीक है जी, चलेंगे टेक्निकल एसईओ क्या होता है। टेक्निकल एसईओ में कुछ चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं जल्दी जल्दी से इनको डिस्कस करता हूँ। ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस, जैसे इमेजेस हैं, ठीक है, इनको हम ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, इसी तरह HTTPS यूज करना, यानी कि सिक्योर लिंक यूज करना, सिक्योर कनेक्शन यूज करना, HTTP ना यूज करना, ये टेक्निकल है। इसी तरह कुकीज को आपने जो है वो यूज करना है इस तरीके से कि आपकी वेबसाइट जो है वो फास्टली रीलोड हो या लोड हो। ठीक है, तो यानी कि ये जो टेक्निकल चीजें हैं, जैसे अगर आप कोई वेबसाइट देखें तो वहां पर आ रहा होता है कि वी यूज योर कुकीज, यस और नो। ठीक है, तो आप जब कुकीज को अलाउ कर देते हैं तो वो आपकी जो है वो कुकीज को यूज करते हैं, और नेक्स्ट टाइम जो है वो आपकी जब भी आप उस वेबसाइट को लिखते हैं अपने सर्च इंजन पे या सर्च बार पे, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है वो जल्दी से रीलोड हो जाती है। ठीक है, तो टेक्निकल एसईओ टैकल करती है जो टेक्निकली इंप्रूव करने वाली, ऑप्टिमाइज करने वाली चीजें हैं उनको, जैसे कि ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस या कुकीज पॉलिसी वगैरह को। ठीक है जी, सो ये था जी हमारा एसईओ का पार्ट। और आप ये इसकी फ्रीलांसिंग भी इसी तरह कर सकते हैं। वर्डप्रेस को क्विकली आप सीख सकते हैं 1-2 माह में। वो जितना आप जल्दी जितना आप मेहनत करेंगे, वो कहते हैं पंजाबी में जिन्ना गुड़ पाओ उतना मिठा होता है, तो जितना आप उसको टाइम देंगे उतनी आपको जल्दी वो वर्डप्रेस आ जाएगा। ठीक है, और साथ में आप बेसिक एसईओ सीखें, वर्डप्रेस और एसईओ को कंबाइन करें। ठीक है, और आप इनकी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस से आप स्कूल की वेबसाइट बना सकते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS बना सकते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, बिजनेस की वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस से हर किस्म की वेबसाइट आप बना सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपकी वर्डप्रेस के ऊपर ग्रिप हो। ठीक है जी, तो ये थी जी 3 टाइप्स, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ की। और इसके अलावा हमने वर्डप्रेस का सीखा। अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, चूंकि अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, टाइम शॉर्ट है हमारे पास, ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं थ्रू दीज मीन्स। ठीक है, इसके अलावा मैं अपना लिंक जो है वो लिंक्डइन का वो मैं चैट में भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी मैंने चैट में अपना जो है वो लिंक मैं शेयर कर देता हूँ लिंक्डइन का। So, Damya, it's all about my part. Jazakallah Waqas, it was really awesome.